of two languages, Hindi and English, and I believe you all must be comfortable with this particular combination of languages. Well, I believe you all might have heard of this particular term here before as well, emotional intelligence, because it has been making rounds since last several years or so. It is one of the contemporary concepts. ये कंसेप्ट के रूट्स जो है वो साइकोलॉजी में पाए जाते हैं। ये कोर जो टॉपिक है साइकोलॉजी का है। फिर हम लोग ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग तो एकेडमिशियंस है, टीचर्स है। हम लोग ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ये भले ही टेक्निकल सेंस में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पर एक आम आदमी को इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को एक पर्सनालिटी का ट्रेट भी माना जाता है और बेसिकली हम लोग जब सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। और इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम एकेडमिशियंस के लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और हम लोगों ने इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे इंटेलिजेंसेस अस्तित्व में हैं। आपने शायद इंटेलिजेंस क्वोशंट जिसको हम आईक्यू कहते हैं उसके बारे में हमने इससे पहले बहुत बार सुना है, चर्चा होती है, डिबेट होती है। इसके साथ साथ ना हम लोगों ने स्पिरिचुअल क्वोशंट या फिर एडवर्सिटी क्वोशंट, इन दिनों ना डोमेन क्वोशंट्स भी चर्चा में है। इसके साथ एस्थेटिक क्वोशंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वोशंट्स है। इवन ना म्यूजिक क्वोशंट, ऐसे बहुत सारे क्वोशंट्स होते हैं जो हमारे पर्सनालिटी के पहलू माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का शायद डोमेन क्वोशंट जो है वो बहुत तगड़ा था। डोमेन क्वोशंट यानी क्या? हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके ऊपर मास्टरी। तो हमारे लिए डोमेन क्वोशंट क्या हो जाएगा? हम सब एकेडमिशियंस के लिए शायद हमारी टीचिंग स्किल, हम जो सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे कमांड, हम लोगों को उसका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है और कितना एक्सपर्टाइज हमने उसके ऊपर हासिल किया है, या फिर हम उसको कितने बेहतरीन तरीके से किसी को समझा सकते हैं। इसको हम डोमेन क्वेश्चन कहते हैं। इसी तरीके से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इवन डेली लाइफ में भी हम बात करते हैं म्यूजिक क्वेश्चन की, कि कुछ लोगों को ना म्यूजिक की अच्छी खासी समझ होती है और ऐसे लोगों को सराहा भी जाता है कि यार क्या न्यूएंसेस, यानी क्या बारकाइयाँ पकड़ता है चीज़ों की। किसी को ना खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, कि टेस्ट रिकॉग्नाइज़ करना, एप्रिसिएशन करना। तो किसी को ना एस्थेटिक का क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है। एस्थेटिक्स यानी क्या? कलर कॉम्बिनेशंस की जान होना, या फिर कोई भी चीज़ सिस्टमैटिकली कैसे किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना, जिसको हम एस्थेटिक्स क्वोशंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से ही एक क्वोशंट इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये ईक्यू से मेजर किया जाता है, इमोशनल क्वोशंट जिसको हम कहते हैं। और ईआई का मेजर यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का ये एक मेजर माना जाता है। तो बाकी इतने सारे क्वेश्चंस की लाइन में एक क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आज थोड़ी चर्चा करूंगा, और इसी यानी इमोशनल क्वेश्चन को ही डिस्कस करते करते हम लोग शायद कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में किस तरीके से डिफरेंट है और ये क्या रोल हमारे लाइफ में प्ले कर सकता है। इसका एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक कॉम्प्रहेंसिव है, इसका शायद डे लॉन्ग वर्कशॉप भी हो सकता है, पर हम लोगों के पास लगभग 80-90 मिनट्स है तो उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। हाँ, होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कुछ 4 बुक्स मैंने पढ़े हैं इसके ऊपर, और बाकी आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे पढ़े हैं, यूट्यूब के कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं। और अभी अभी जो मेरे पास 80-90 मिनट्स है उसमें मैं ना मुझे जो 4 बेहतरीन किताबें लगी इमोशनल इंटेलिजेंस पे,
उसके रेफरेंसेस लेके वो किताबों का सार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी में एक बुक है मनात, अच्युत गोडबोले सर की। बहुत अच्छी किताब है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए हैं। और उसी किताब में उन्होंने एक रियल लाइफ की घटना का उल्लेख किया हुआ है, और वो घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये समझाने की कोशिश की है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैथमेटिशियन टेड, इनका उल्लेख गोडबोले सर ने उनके किताब में किया है। टेड सर जो है वो बड़े मैथमेटिशियन थे और इंटेलेक्चुअल आदमी। मैथ्स की उसकी जो समझ थी या उनका एक्सपर्टाइज था, इनकम्पेरेबल जिसको हम कह सकते हैं, यानी विद्वान आदमी। अच्छा खासा एस्टेब्लिश था, और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम भी कर रहे थे टेड सर। और 1978 में कुछ घटना ऐसे हुई कि एक दिन लगभग सभी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर के पहले पेज पे सर का नाम आया, मैथमेटिशियन टेड का। और न्यूज़ कुछ ऐसे थी कि टेड सर जो है वो किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए। और वो क्राइम जो है कुछ शायद ड्रग रैकेटिंग से रिलेटेड कुछ तो भी था, जो मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है। और ये पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से चर्चा ये शुरू हुई कि भाई टेड सर जो है इतने बड़े मैथमेटिशियन है, बुद्धिमान आदमी है, फिर इनको ऐसी क्या सूझी कि इस प्रकार के क्राइम में उनका नाम इन्वॉल्व था। और उस वक्त फिर साइकोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स आप बोलिए, इनका चर्चा का रुख कुछ ऐसा था कि शायद टेड सर के पास बुद्धिमत्ता तो बहुत थी, पर शायद एक चीज मिसिंग थी, जिसकी वजह से शायद वो इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व थे। और शायद वही एक चीज जो मिसिंग थी, उसी को ईक्यू कहा गया है। तो मैं मेरे डिस्कशन की शुरुआत गोडबोले सर ने जो साइट किया है एग्जाम्पल, वहां से कर रहा हूँ। शायद आपको थोड़ा अंदाजा आ जाए कि इससे बुद्धिमत्ता जो है वो आदमी की पर्सनालिटी या उसका लाइफ का सक्सेस, इसको डिटरमाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो कंसेप्ट है ये मिड 90s में पॉपुलर हुआ। ना ही सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा जो है रियल सेंस में ये शुरू हुई मिड 90s में। 92 93 के आसपास आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं सेंटर में, ये डेनियल गोलमन सर है। इन्होंने एक किताब लिखी, मेरे ख्याल से इट वाज प्रिसाइजली 1992, जब गोलमन सर ने पहली किताब लिखी, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई कैन इट मैटर मोर देन आईक्यू। ये किताब ना बहुत पॉपुलर हुई एंड इट वाज इन द बेस्ट सेलर्स कैटेगरी। और दुनिया भर में इसकी चर्चा यहाँ से शुरू हुई, जब ये किताब लिखी गई, लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचा। और उसके बाद डेनियल गोलमन सर ने इसका एक सीक्वल यानी पार्ट 2 लिखा। इट वाज प्रिसाइजली 1995 के आसपास शायद ये किताब आई थी, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाली, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये किताब भी इंसिडेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ऐसा देखा गया है कि ओरिजिनल जो पिक्चर बनती है उसका सीक्वल इतना ज़्यादा नहीं चलता है, पर इस किताब के साथ वैसा नहीं हुआ। रादर पहली किताब जितनी पॉपुलर हुई थी, उससे कई गुना ज़्यादा पॉपुलर उनकी सेकंड किताब हुई, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। दोनों किताबें मैंने पढ़ी है। रादर मैंने पहली किताब तो एक सिटिंग में पढ़ी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और जब मैंने ये पढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ थी, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स का उल्लेख है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी होता क्या है। ऑनेस्टली मुझे नहीं इतना समझ में आया। फिर मैंने सोचा कि दूसरी किताब मैं पढूँ या नहीं पढूँ, दूसरी वाली, ये वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। तो मैंने हिम्मत करके ये पढ़ लिया एंड आई गॉट कन्विंस कि डेनियल गोलमन सर ने सही में बहुत अच्छी किताब लिखी है। पार्ट 2 जो है वो ज़्यादा रिलेट करता है वर्क प्लेस से रिलेटेड, कि इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट क्या है वो भी समझाया गया। पहली किताब में तो कंसेप्ट समझाने में ही पूरी किताब खत्म हो जाती है। उसकी एप्लीकेशंस जो है एट वर्क प्लेस, यानी आपका कार्य क्षेत्र, आपका ऑफिस में इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है, और आपके करियर सक्सेस में आईक्यू किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके ऊपर फोकस है सेकंड किताब का।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं कॉरपोरेट्स के, दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके एग्जाम्पल्स इस किताब में दिखते हैं, और एग्जाम्पल्स की वजह से ये समझने में थोड़ी आसान हो जाती है। पर फिर से तकलीफ वही है कि जो कंपनीज है वो सब उस तरफ की है, वेस्टर्न और बड़ी कंपनीज, जिसमें इंडिया का उल्लेख नहीं दिखता है। तो शायद रिलेट करने में तकलीफ होती है, पर कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है। फिर मैंने ना इंसिडेंटली मैं ये किताबें पढ़ना शुरू क्यों किया, क्योंकि मुझे एक जगह से गेस्ट लेक्चर के लिए इनविटेशन आया था, और वो मुझे सुनना चाहते थे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। उनको पता था कि मैं सॉफ्ट स्किल्स पे कुछ बात करता हूँ, तो एक कॉन्फ्रेंस थी रादर वन डे, और एज ए एक्सपर्ट मुझे बोला गया था कि मैं एक घंटे का एक डिलिब्रेशंस वहाँ पे डिलीवर करूँ। तो उस वक्त फिर मैंने ये चीज़ें और ज़्यादा टेक्निकली जानने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले में आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि एक घंटा जो मुझे बोलना है उसमें कंसेप्ट शायद मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। तो फिर किताबों की खोज करते करते मेरी खोज यहाँ पे आके रुकी। इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क, अ प्रोफेशनल गाइड बाय दलीप सिंह। और ये किताब सही में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, इंडियन ऑथर की है, और मुझे बहुत बढ़िया लगी ये किताब। आप भी जरूर पढ़िए। और ये किताब मैंने एक सीट में पढ़ ली थी, छोटी सी है, गाइड की जैसे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इंडियनाइज्ड वर्जन आप बोलिए या समझने में बहुत आसान है। दिलीप सिंह सर ने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स यूज करके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। और इवन अपने यहाँ जो एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सर उसमें भी मेरे ख्याल से सर्विसेज में थे सर दलीप सर। तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे आईएएस कैडर के वगैरह इस किताब में दिए हैं। और मुझे लगता है आपको अगर मेरा लेक्चर खत्म होते होते इंटरेस्ट आ जाए एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में, तो आप ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको साइट भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला भी कि 3 से 4 किताबों का रेफरेंस लेके मैं उसमें से जो ग्लिम्सेस है, छोटी मोटे जो एग्जाम्पल्स और जो कंसेप्ट समझाए गए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किताब जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, अच्युत गोडबोले, मराठी में है ये। दिलीप सर की इंग्लिश में है, बाकी सभी किताबें इंग्लिश में ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। पर गोडबोले सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है ये मना। इसमें बाकी भी इंटेलिजेंसेस है, सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं होती है। ये किताब में एक चैप्टर पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस को दिया गया है। और इसमें ना कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए हैं, जैसे खास करके मंकीज के कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का उल्लेख इसमें दिखता है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, जो मुझे बड़े अच्छे लगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। और मराठी में तो समझने में दिक्कत नहीं होती है। कंसेप्ट है टेक्निकल, पर समझना ज्यादा जरूरी लगता है। तो मुझे लगा कि, और इसमें मुझे एक उल्लेख ये भी दिखा, आपको शायद एक प्ले मालूम होगा मराठी में, ती फुलराणी। जो पु ल देशपांडे बहुत बड़े ऑथर थे मराठी में, वाङ्मय में। तो उन्होंने एक नाट्य लिखा था, ती फुलराणी। और उसके ट्रेसेस मेरे ख्याल से द फेयर लेडी जो प्ले था इंग्लिश में, अ, उसी का वर्जन ये है टी फुलरानी। और मनात में उसका भी उल्लेख दिखता है कि वो टी फुलरानी में जो प्रोटैगोनिस्ट यानी जो हीरो है, वो हमारी फील्ड को बिलोंग करता है, एक प्राध्यापक है। और उसका इंटरेक्शन एक लड़की जो रास्ते पे फ्लावर्स बेचती है उसके साथ कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। और वो कम्युनिकेशन करते हुए, ये मराठी के प्राध्यापक होते हैं, और उनको लगता है कि इसकी भाषा शुद्ध नहीं है। तो उसके साथ एक फ्रेंड होता है, उनके बीच में कुछ एक शर्त लगती है कि क्या इसका तू कम्युनिकेशन स्किल सुधार देगा। तो वो बेट एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो लड़की को शी पुट अंडर ट्रेनिंग कि उसका भाषा पे प्रभुत्व हो जाए। और उसी दौरान फिर वो जो लड़की है, शी फिल इन फॉर द प्रोफेसर। पर वो प्रोफेसर उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता है। और अचानक से एक दिन वो लड़की प्रोफेसर को छोड़ के निकल जाती है उसकी लाइफ से। और उसके बाद फिर ऐसा एंडिंग है कि वो प्रोफेसर जो है वो पागल हो जाता है। और ये इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, दैट ड्रामा वाज ऑल अबाउट इमोशंस की
ह्यूमन इंटरेक्शंस जब होते हैं तो जिनके साथ हमारे इंटरेक्शंस होते हैं हम उनको समझ नहीं पाते, उनकी भावनाओं को अगर समझ नहीं पाते हैं तो लाइफ किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसा कुछ सार था उस पर्टिकुलर ड्रामा का। तो उसका भी उल्लेख यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए इस किताब में दिखता है। गोडबोले सर ने ये पर्टिकुलर ड्रामा का थीम लेते हुए ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। और मुझे तो समझना ये कंसेप्ट ऐसे ही एग्जाम्पल्स की वजह से मुझे समझ में आई चीज़ है। और मैंने बहुत सारा इसके ऊपर फिर लिटरेचर जो भी अवेलेबल था अच्छी क्वालिटी का पढ़ा समझा, आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं इस पे, जो मैंने रिसर्च पेपर्स पे इसके ऊपर थे पढ़े। और उसके बाद फिर आई डेयर्ड टू राइट वन आर्टिकल फॉर डेली तरुण भारत। ये मेरे ख्याल से 2015-2016 की बात होगी जब मैंने ये एक आर्टिकल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये तरुण भारत के लिए लिखा। यहाँ पे ही नहीं, इतना ही नहीं, बड़ा आर्टिकल था, ये 2013 का है। 5 दिसंबर 2013 को ये पब्लिश हुआ था और अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल था। और ये आर्टिकल का उल्लेख इसलिए कर रहा था, इसमें मैंने एक आम आदमी की भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और उसको डेली लाइफ में एक आम आदमी को ये किस तरीके से काम में आ सकता है ये समझाने की कोशिश की थी। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, शुरू में ही मैंने कौन बनेगा करोड़पति का एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको ये पढ़ना है। शाहरुख खान ने एक सीजन कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट किया था, तो उस वक्त कुछ इंसिडेंसेस हुए थे उसका रेफरेंस लेते हुए, और बाकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए थे। और आर्टिकल्स तो मैं बहुत सालों से लिखते आ रहा हूँ, पर ये आर्टिकल इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका इंसिडेंट, क्योंकि मैंने आमतौर पे देखा है कि जब सॉफ्ट स्किल्स और बाकी आर्टिकल्स मैंने जब न्यूज़पेपर्स के लिए लिखे तो जिस किसी को वो पसंद आते हैं तो एक दिन या ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन तीसरे दिन तक फोन आ जाते हैं कि सर आपका आर्टिकल अच्छा लगा और मिलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो आर्टिकल की लाइफ शायद 2-3 दिन दिखती है या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, पर ये एक ऐसा आर्टिकल था कि मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद लगभग 6 महीने तक फोन आते रहे। और कुछ असाइनमेंट्स भी आई मुझे, लेक्चर्स कॉलेज वालों ने मेरे अरेंज किए ये आर्टिकल पढ़ने के बाद। और मुझे तब पता चला जब जो फीडबैक मुझे आया रीडर्स का, उनके फीडबैक में एक चीज जो मैंने ग्लेरिंगली नोटिस की कि ये कंसेप्ट हम लोगों को एग्जाम्पल्स की वजह से थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आया और हम इसको और समझना चाहते हैं। तो इंसिडेंटली हुआ ये कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट पे जो लिटरेचर अवेलेबल है वो इंग्लिश में है और एक आम आदमी तक शायद उसी की वजह से, मैं नागपुर के सेंस में अगर बात करता हूँ तो उस सेंस में ये ठीक से शायद पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा था, और शायद मैंने वो आर्टिकल लिखा तो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा था। और मुझे पता चला कि लोगों में इसको लेके क्यूरियोसिटी कितनी है। जो मुझे फोन कॉल्स आए थे उसमें स्टूडेंट्स भी थे, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स मैंने देखा, कॉरपोरेट के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वगैरह इनके मुझे फोन्स आए थे, एमआरस थे, कुछ ऐसे युवकों के फोन आए मुझे कि जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो जो लोग कर रहे थे उनके फोन्स आए मुझे, कुछ रिटायर्ड लोग जो है उनके फोन्स आए थे, कुछ महिलाओं के भी फोन आए थे मुझे। तो मुझे पता चला कि सभी एज ग्रुप्स में और अलग अलग प्रोफेशन के लोगों में इसको लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है। और मुझे लगा कि इसके ऊपर मैंने काम करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, या मैंने एमए साइकोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं है। मुझे कंसेप्ट बहुत बेहतर लगा इसलिए मैंने काम शायद थोड़ा ज्यादा कर लिया। और मैं रिसर्च में हूँ तो साइकोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर्स मेरे हमेशा ही टच में रहते हैं, तो मुझे एक टॉपिक से प्यार हो गया ऐसे समझ लीजिए, तो मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया और इसको एक आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहते हैं कंसेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लो रहेगा मेरे सेशन का। सबसे पहले इंटेलिजेंसेस, 4 प्रकार के इंटेलिजेंसेस की बात करेंगे हम लोग, ब्रीफली मैं समझा देता हूँ। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस यानी क्या, इसके ऊपर फोकस करेंगे। किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में अगर ईक्यू है अच्छी खासी क्वांटिटी में तो उसकी साइंस क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि उसका जो बिहेवियर है उससे क्या पता चल सकता है कि किस व्यक्ति में ईक्यू ज्यादा है या कम है। तो उसके कुछ साइंस होते हैं, टाइम रहा तो डेफिनेटली हम लोग चर्चा में जाएंगे इसके। और उसके बाद फिर कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे टॉपिक को।
मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस की, जिसमें पहला ऑफ कोर्स आ जाता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, जिसको हम आईक्यू कहते हैं। और ये पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले शायद दुनिया में ये आया। आप देख सकते हैं 1905 में इंटेलिजेंस क्वोशंट ये टर्म अस्तित्व में आ गई थी, और उस समय से इसको लेके चर्चा हो रही है। आम लोगों तक तो ये पहुंच गया है, इसमें जरा भी किंतु परंतु नहीं है। और शायद दुनिया भर में जो ज्यादा प्रैक्टिस किया गया और जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है, या लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा हुए, वर्कशॉप्स हुए, सेमिनार्स हुए, या फिर इन जनरल आम लोगों को अगर कुछ कंसेप्ट बहुत ज्यादा मालूम होगा, तो मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस क्वोशंट है। और आप सबको, हम सबको ही रादर, इसका मीनिंग तो मालूम है। ये इंटेलिजेंस क्वोशंट है, एक आदमी कितना बुद्धिमान है, उसका परिणाम, उसका परिमाण, यानी आईक्यू जिसको हम कहते हैं। तो आप होशियार है या नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर चर्चा होती है हमारे परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस एट स्कूल लेवल, खास करके 10वीं बोर्ड में हम लोगों को कितने मार्क्स आए, जहाँ से पता चल जाता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। उसके बाद 12वीं का एक एग्जाम जो बेंचमार्क माना जाता है, कि जिससे पता चल जाता है कि हम कितने बुद्धिमान हैं। और उसके बाद सब्सिक्वेंट हमारा जो एजुकेशन होता है, उससे पता चल जाता है कि आईक्यू लेवल अंदाजे से कैसा है, कितना है। इन जनरल लड़का कितना होशियार है, उसका परिमाण जनरली हम लोग आईक्यू मानते हैं। आईक्यू को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में तो है ही। आज भी हम सब लोग पेरेंट्स हैं, और हम भी हमारे बच्चों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाते हैं। उसमें गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं है। परसेंटेज तो आने ही चाहिए, मार्क्स तो आने ही चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। और इसके ऊपर फिर चर्चा होना शुरू हुआ कि इसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आईक्यू जो है वो आपका स्कूल और कॉलेज का परफॉर्मेंस माना जाता है। आपके एकेडमिक क्रीडेंशियल्स जिसको हम कह सकते हैं। कहते हैं कि मेरिट में जो लोग है आते हैं, 10वीं या 12वीं की जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जो होते हैं, वो ऑफकोर्स उनका आईक्यू शायद ज्यादा होता है। और जो फेल होते हैं, ऐसा माना जाता है इन जनरल सेंस कि उसका उनका आईक्यू जो है वो कम है। तो आईक्यू हम बुद्धिमत्ता का परिमाण जनरली मानते हैं। पर डेफिनेटली आईक्यू की डेफिनेशन यहाँ तक सीमित नहीं है। आईक्यू के और भी पहलू है, और आईक्यू इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 6-7 डिफरेंट क्वेश्चंस एज वेल। आईक्यू जो है, इनको हार्ड स्किल्स माना जाता है। स्किल के ना दो मुख्य बास्केट्स। किसी पर्सन में स्किल्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसके दो मुख्य बास्केट्स जो सभी में होती है, एक होते हैं हार्ड स्किल्स, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आपका हार्ड स्किल्स में आपका आईक्यू आता है, और सॉफ्ट स्किल्स में ईक्यू आता है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसको लेके ना अभी वर्कशॉप्स वगैरह बहुत हो रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स को लेके, और ये बहुत बड़ा बास्केट है। और ईक्यू इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, यू कैन से रादर सॉफ्ट स्किल्स का बाप कहिए आप, एक बड़ी चीज। अगर हार्ड स्किल्स की बात करते हैं, तो हार्ड स्किल की वन लाइन डेफिनेशन, ये ऐसी स्किल्स है जो आपके पास है, इसके आप एविडेंसेस दे सकते हो। हार्ड स्किल जो है ना, ये नोटिसेबल होती है, आप में ये है, ये पता चल जाता है आसानी से। किस तरीके से? हार्ड स्किल्स में तीन चीजें आती हैं, जिसको EES भी कहा जाता है। पहला ई जो है, इट स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, कि आप कितने एजुकेटेड हैं, आपके पास कितनी डिग्री, कितनी सर्टिफिकेट्स और कितने डिप्लोमास आपने करके रखे हैं। आप अगर ऑफ कोर्स आपने PhD किया है, तो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो उच्चतम स्तर का माना जाता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके परसेंटेज अगर बहुत अच्छे हैं, आपने ऑल थ्रू आपके लाइफ में फर्स्ट क्लास मेंटेन किया है, तो समझा जा सकता है कि आपका आईक्यू अच्छा रहा है। दूसरा जो ई है, इट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, किसी काम को करने का एक्सपीरियंस। जैसे आप अगर टीचर है, तो आपको अगर टीचिंग का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो माना जाएगा कि
आपका शायद इंटेलिजेंस अच्छा है, आपका एक्सपर्टाइज है, क्योंकि ओवर द पीरियड आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो तो एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाता है। सो दिस एक्सपर्टाइज कैन बी डिफाइंड एज योर हार्ड स्किल। और तीसरा है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्किल्स, बट स्किल्स विच टाइप्स ऑफ स्किल्स? these are the technical skills. How efficiently you can handle computer programs, different apps you can say, कोई मशीन के साथ आप कितना कंफर्टेबल है। ये जो टेक्निकल नेचर की स्किल्स है, या फिर आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम कितने आसानी से बना सकते हो, आप कंप्यूटर प्रोग्राम की टेस्टिंग अगर कर सकते हो, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए तो इसको स्किल कहा जाता है ना, कि जो चार लोगों को इतने आसानी से नहीं जमता पर आपको जम जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि आप होशियार है, इंटेलिजेंट है भाई। तो इसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, ईईएस। योर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, और एजुकेशन में भी दो तीन चीज है। आपने एजुकेशन कितना लिया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट या उसके ऊपर पीएचडी या उसके ऊपर भी पोस्ट डॉक, ओके, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितने होशियार है, यानी आप कितने लेवल तक पढ़े हैं। दूसरी चीज, आपने एजुकेशन कहाँ से लिया है, वो भी तो मैटर करता है। आपने एजुकेशन कहाँ से लिया है, ओके, किसी एक ऑर्डिनरी स्कूल से या किसी एक एस्टेब्लिश्ड प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। जैसे कोई लड़का अगर बोलता है कि वो आईआईटी में पढ़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई तू होशियार आदमी है, क्योंकि वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट काम है। एक स्टैटिस्टिक्स में परसों एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था एज ए पार्टिसिपेंट। एक स्टैटिस्टिक प्रेजेंट किया गया कि 12वीं के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होती है आपकी, जे ट्रिपल ई और नीट की, उसमें ऐसा कहते हैं कि लगभग सिर्फ 5% लोग सिलेक्ट हो पा रहे, जितने अपियर हो रहे हैं। आंकड़ा था मेरे पास कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, पर जितने अपियर होते हैं उसमें से सिर्फ 5% सक्सेसफुल हो पाते हैं, यानी क्या, जिनको एडमिशन्स मिल पाती है। तो वो जो 5% में आ रहे हैं, उनको हम कहेंगे ना यार, ये है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोग। क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन में लाखों की तादाद में कुछ ऑड सीट्स है, ऑड नंबर ऑफ सीट्स है, वो हासिल करना, वो अचीव करना, इट इज इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी है। आईक्यू के सेंस में अगर बात करते हैं तो 1 से 120 ये एक बेंचमार्क माना जाता है। जिसका आईक्यू 120 के ऊपर जाता है उनको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, कि ये सही में बुद्धिमान लोग। हमारे एक्स प्रेसिडेंट कलाम साहब जो है, उनका आईक्यू मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, 135 के आसपास कुछ था। साइंटिस्ट जो होते हैं, इनका आईक्यू 120 के ऊपर। इवन सेलिब्रिटीज के आईक्यू का एक आर्टिकल है, गूगल पे आप ढूंढ सकते हो कि व्हाट आर द आईक्यू लेवल्स ऑफ पॉपुलर सेलिब्रिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। उस पे अर्नल्ड शाजनगर का मैंने देखा था, 140 के आसपास उसका आईक्यू है। तो 120 इज कंसिडर। अभी ये क्या है, इसमें डिबेटेबल टॉपिक है ये, कि इंडिया में एवरेज आईक्यू, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये लिखा है कि इंडिया में एक एवरेज पर्सन का एवरेज आईक्यू लेवल इज 86 ओनली। ये पुरानी बात है। तो 86 वैसे कम माना जाता है, और उसको अगर हम अमेरिकन के साथ कंपेयर करते हैं तो अमेरिकन का कुछ 95 96 ऐसा मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ओके। और अभी आईक्यू मेजर करने के लिए तो बहुत सारी टेस्ट आती है। अभी वो टेस्ट कितनी स्टैंडर्डाइज है, कौन सी लेवल की है, वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपका आईक्यू लेवल जो आप मेजर कर रहे हो वो स्कोर। क्योंकि आज ना, आप परसेंटेज की अगर लेते हैं, आप देखिए, हम सब लोग मेरे ख्याल से कंटेम्पररीज है। हम लोग मेरे ख्याल से सभी हम 40 50 के बीच में कहीं होंगे। और हमने जिस तरीके से एजुकेशन लिया और हमारे जो मार्क्स है, 60% आना वॉज कंसिडर्ड एज ए बिग अचीवमेंट 10वीं में, और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास आते हो तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इवन आर्ट्स में फर्स्ट क्लास आना, बीए में, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं जब हम एजुकेशन ले रहे थे, कि बीए में, और वो भी लैंग्वेजेस में, लिटरेचर में आप फर्स्ट क्लास लेके आ रहे हो, वो हिंदी है या मराठी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। और 10वीं में भी 60% बताते वक्त बहुत बड़ी खुशी लगती थी हमको कि यार मेरे को फर्स्ट क्लास आया है। पर आज आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी 70 80 ऐसे आसानी से बता देते हैं। तो यहाँ से भी पता चलता है ना कि आईक्यू जो हम लोग बोल रहे हैं,
वो क्या सिर्फ मार्क्स को लेकर सीमित है? तो डेफिनेटली नहीं। एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी वन ऑफ द पैरामीटर्स टू जज वंस आईक्यू, बट इट इज डेफिनेटली नॉट लिमिटेड टू दैट। सो दिस व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हार्ड स्किल्स जो हम आईक्यू कहते हैं, दूसरा है सॉफ्ट स्किल जिसके ऊपर मैं आ ही रहा हूँ एक 5 मिनट में। फिलहाल बात करते हैं आईक्यू में, फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस को छोड़ के और क्या चीजें आ सकती है। 3-4 चीजें हैं। जैसे मैं बता रहा था, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई बंदे ने एमबीबीएस किया है तो हम कहते हैं ना कि यार सही में ये बंदा इंटेलेक्चुअल है। डॉक्टर है यानी वो भी एमबीबीएस वाला तो बहुत होशियार है, एक इंप्रेशन बन जाता है हमारा। हमारा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करने का तरीका बदल जाता है। जब हम एक आम आदमी से बात करते हैं और जब इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं तो शायद हमारा तरीका बदल जाता है, क्योंकि हम उसको इज्जत देते हैं। और वो स्पॉन्टेनियसली आते हैं, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप, वो लोग ना डिजर्व करते हैं। ये अपने आप ही सॉलिसिट हो जाता है। कोई बंदा अगर आईआईटी या आईएम्स से एजुकेशन ले रहा है तो हम मानते हैं उसको कि भाई तू सही में इंटेलेक्चुअल है। उसके साथ साथ कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि मेरिट मेरिट में आना, या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन फंक्शन में किसी को गोल्ड मेडल मिलना, बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है और वहां से पता चलता है कि वो बंदे का आईक्यू लेवल अच्छा होगा। उसके साथ साथ आपने कौन से एग्जाम्स पास किए हैं। हम सब लोग टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, हमारे लिए शायद नेट और सेट एग्जाम्स डिफिकल्ट मानी जाती है। कि जो नेट सेट पास करते हैं, हम मानते हैं कि भाई एक ऑर्डिनरी प्राध्यापक से नेट सेट जिन्होंने क्रैक किया हुआ है वो सही में एक क्रीम लॉट हम लोग मानते हैं। उसी तरीके से आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, किसी ने अगर यूपीएससी क्रैक किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति के प्रति आदर जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हमको मालूम है कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है यूपीएससी हो या एमपीएससी क्रैक करना, वो भी 1 या 2 अटेम्प्ट में। तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाते हैं कि ये एक इंटेलेक्चुअल लोगों की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। उसके साथ साथ आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है, यहाँ से पता चल जाता है कि वो बंदे का ईक्यू कितना होगा। उसी के साथ साथ मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों को छोड़ के भी आईक्यू मेजर किया जा सकता है, जिसमें आपका एनालिटिकल स्किल्स, आप चीजों का विश्लेषण कैसे करते हो। उसके साथ साथ मैं तो कहूंगा आपका लॉजिक, सोचने का तरीका। उसके साथ साथ मैं बोलूंगा आपकी मेमोरी, आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या कोई चीज टाइम पे याद आ जाती है, वो भी आपकी मेमोरी कितनी तकड़ी है। आपका रैशनल, जिसको हम कहते हैं रैशनल, यानी सारा सार विचार करना जिसको कहते हैं, वो भी तो आईक्यू का ही परिमाण है। आप कितना फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो। आज देखेंगे आप, जो खास करके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो 70 और 80% आसानी से बता देते हैं। इवन हम जो लेवल पे पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आज भी क्लास में अगर हम कोई छोटा सा सम भी ले रहे हैं तो ये लोग कैलकुलेटर्स ढूंढते हैं छोटी मोटी चीजों के कैलकुलेशंस करने के लिए, जो शायद हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। परसेंटेजेस निकालना हमारे लिए एक रोज का काम है, जो हम लोग बिना कैलकुलेटर से अंदाजे से बता देते हैं कि इतना परसेंट है भाई तेरे को, है ना। पर आज आप देखेंगे जो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर बैडली स्ट्रगलिंग, बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसकी बेटर होती है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट है। और आप एप्टीट्यूड टेस्ट जो बोलते हो, आज तो कॉर्पोरेट कंपनीज भी सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ही लेती हैं। 3 टायर 4 टायर प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, और उसमें टायर नंबर 1 यानी लेवल नंबर 1 आईक्यू टेस्ट किया जाता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट। आप टीसीएस के रिक्रूटमेंट अभी भी चल रहे हैं, आज भी इंटरव्यूज चल रहे हैं उनके। और उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पहला पार्ट ही होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 से 5 पार्ट्स आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग आप बोल सकते हो, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, और आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आप बोल सकते हो। ये 4 से 5 चीजों से आपका एप्टीट्यूड पता चल जाता है। और जो बच्चों का एप्टीट्यूड अच्छा होता है उनका आईक्यू अच्छा है, ऐसा हम मानते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका आईक्यू अच्छा है, ये माना जाता है और आईक्यू चेक किया जाता है। क्योंकि आपको सोच है क्या, आप छोटी मोटी चीजें आसानी से कर सकते हो क्या, जो डेली लाइफ में हम लोगों को वर्क प्लेस पे करनी है, वो एबिलिटी तो देखी जाएगी ना। क्या आपके पास जो सर्कुलर्स, डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशंस, गैजेट्स, डायरेक्टिव्स, ये सब जो आएंगे डेली लाइफ में,
हम लोगों को भी कॉलेज में कितनी सारी कंट्रोलिंग ऑथोरिटीज है, आए दिन उनके यहाँ से कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस के लेटर्स आते, तो वो पढ़ के समझ के उनको जवाब देना आता है क्या? ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बात आती है आईक्यू की, कि वो लेटर पढ़ना, समझना कि उसमें क्या लिखा है और उसका जवाब क्या देना है। इट फिल्टर्स डाउन टू योर आईक्यू, आपका एनालिटिकल पावर हो या अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं या ग्रास्पिंग कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे दिखते हैं कि उनको चीजें याद रह जाती है। इवन यहाँ से 20 साल पहले, 30 साल पहले की छोटी मोटी घटनाएं भी विद इंसिडेंसेस विद डेट्स शायद बहुत ही पिकुलरली बता सकते हैं। मैंने बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का एक क्वालिफिकेशन देखा है कि इन लोगों को नाम याद रह जाते हैं, भले ही वो आदमी आपको 8-10 साल पहले भी क्यों ना मिला हो, उनको वो पूरा उसका नाम याद होता है, वो कहाँ पे मिला था और कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो मिला था, वो बराबर याद करके बता देते हैं। तो दिस इज द रिकॉल वैल्यू यू कैन से। आपने कुछ चीज पढ़ी है, समझी है, कॉलेज लाइफ में हो, और अभी भी आपको वो याद है और आप उसका यूज कर रहे हो डेली लाइफ में, इसको भी तो आईक्यू कहेंगे हम लोग। तो आईक्यू इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड योर क्रेडेंशियल्स। डेली लाइफ में आईक्यू का इंपॉर्टेंस है, नो डाउट अबाउट दैट। आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आईक्यू। आईक्यू होना चाहिए और इससे पर्सनालिटी में चार चांद लगते हैं, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और सदियों से आईक्यू ही तो देखा गया है, और आईक्यू डेवलप करने में ही तो सबके सब लोग, हम सभी ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हमने दिया है। तो आईक्यू को लेके, यानी अच्छे मार्क्स लाना, उसके लिए रात रात भर पढ़ाई करना, ये आईक्यू डेवलप करने वाली ही तो बात है कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़े। हमने टाइम दिया है, फॉर्मल एजुकेशन हमने लिया है, जिंदगी के 20 साल, नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक 20 साल की जर्नी हो जाती है। हमने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किया है कहीं पे, तो मुझे लगता है अपने आप को एजुकेट करने में। टाइम हो या पैसों का इन्वेस्टमेंट हो, हमने एजुकेशन के लिए किया है, और एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स विच इज डिटरमाइनिंग योर आईक्यू। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस का फोकस कहाँ पे है? वो है मार्क्स लाने में। आप एग्जाम क्रैक करोगे, आपकी परसेंटेज आएंगे, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। और हम भी हमारे बच्चों से इसी तरीके से बात करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी जगह एडमिशन मिलेगी, अच्छी जगह से अगर पूरा एजुकेशन हो जाता है, अच्छी नौकरी मिलेगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ आईक्यू, एंड वी हैव बीन कंसिस्टेंटली प्रेसिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसका एक इंडिस्पेंसिबल सा पार्ट आपका आईक्यू चेक करना ही होता है। तो वी दैट वे कांट सिंपली अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ आईक्यू इन अवर डेली लाइफ एज वेल। ओके। मैं जो दलीप सिंह सर की किताब का उल्लेख कर रहा था, दलीप सिंह सर के आप यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, इनके इंटरव्यूज हैं ईक्यू को लेके ही, आप जरूर देखिएगा, आपको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ये सब मैंने देखा है। और दलीप सिंह सर ने ही जो अपने यहाँ एग्जाम के बोर्ड्स हैं, सर्विसेज के मैं बोल रहा हूँ, इनको प्रपोज भी किया था कि वहाँ पे आईक्यू तो मेजर हो ही रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। पेपर नंबर 1 किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका एप्टीट्यूड का ही होता है। और दलीप सिंह सर ने प्रपोज भी किया था सर्विसेज बोर्ड को कि आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी टेस्ट करना चाहिए। ईक्यू जो है ना, जहाँ कहीं भी पब्लिक इंटरेक्शंस होती है, जहाँ कहीं भी पब्लिक इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होती है, एज ए पार्ट ऑफ योर जॉब, एज ए पार्ट ऑफ योर जॉब, आपको अगर अलग अलग प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, तो आपका ईक्यू ज्यादा होना जरूरी है। आप देखेंगे अभी सर्विसेज यानी क्या, गवर्नमेंट जॉब्स, आप, और गवर्नमेंट जॉब में आपका इंटरेक्शंस होगा जनरल पब्लिक के साथ। आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उनका आए दिन इंटरेक्शंस होते हैं आम पब्लिक के साथ। आप टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर्स बोलिए, आप बैंक्स बोलिए, गवर्नमेंट की डेली लाइफ में इनके पब्लिक इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनके एम्प्लॉयज का ईक्यू ज्यादा होना जरूरी है आईक्यू के साथ साथ। ऐसा दलीप सिंह सर ने प्रपोज किया था, और वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है, वो चीजें वो चेक किया जा रहा है तक पार्ट अपार्ट। हम लोग भी तो टीचर्स हैं, हमारे भी तो इंटरेक्शंस कितने सारे होते हैं ना डेली लाइफ में हमारे। लगभग एक 7 से 8 घंटे हम कॉलेज में काम कर रहे हैं, और पढ़ाना ये एक कोर जॉब है हमारा, और स्टूडेंट्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस होते हैं। और हर साल नई बैचेस आती है, अलग अलग लेवल के, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस होते हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके साथ भी हमारे इंटरेक्शंस होती है। और उस वक्त देखिए, टीचिंग स्किल मैं शायद आईक्यू बोलूंगा, पर क्लास को मैनेज करना,
देखिए, बच्चे जब तक क्लासरूम में आपको सुनने के मूड में नहीं आएंगे, तब तक आप कितना भी अच्छा पढ़ाओ, वो शायद आपके मैसेजेस उनके तक नहीं पहुंचेंगे। आपकी टीचिंग स्किल जरूरी है, नो डाउट अबाउट दैट। आपको, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसका अंडरस्टैंडिंग होना, उस पर एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, नो डाउट अबाउट दैट। उसके सिवा तो क्लासरूम में परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो आईक्यू जरूरी तो है, तो उसके साथ साथ आप क्लास को कैसे मैनेज करते हो, क्लास को कंट्रोल करना ही इटसेल्फ अ बिग चैलेंज। और खास करके कोविड के बाद जब ये बच्चों को ऑनलाइन की आदत पड़ चुकी है, उस वक्त उनको क्लास में खींच के लाना और 1 घंटे तक उनको अटेंटिवली बांधे रखना, इट इज इटसेल्फ अ बिग चैलेंज टू, एंड यू मस्ट बी एग्री विथ मी। आप लोग भी, मैं भी टीचर हूँ आप जैसा ही, और हमारे इंटरेक्शंस भी होते हैं, हम लोग भी बात करते ही हैं कि स्टूडेंट्स का अटेंडेंस इज अ बिग प्रॉब्लम दिस डेज। उसके साथ साथ उनको 1 घंटा, क्योंकि इन लोगों को मोबाइल की वगैरह इतनी आदत पड़ चुकी है कि इवन थिएटर में मूवी देखने जाते तो 3 घंटा वो मूवी नहीं देख सकते एक स्ट्रोक में। बीच में वो बैठ सकते मैसेजेस चेक करते। तो जो स्टूडेंट्स इवन एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देके जाते हैं, वो 3 घंटे मूवी भी नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो क्लासरूम में उनको 1 1 घंटा बिठाना, और वो भी अटेंटिवली, इट इज itself a बिग चैलेंज। और मुझे लगता है यहाँ पे EQ विल कम इनटू प्ले, कि हाउ सक्सेसफुली यू मैनेज द क्लास, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल फिल्टर डाउन टू योर क्लासरूम परफॉर्मेंस, दैट इज टीचिंग पार्ट। सो IQ आई वाज टॉकिंग अबाउट, आपको बुक कितना समझता है, बुक यानी आपका नॉलेज। आप जिस किसी डोमेन में काम कर रहे हैं उसको लेके आपका नॉलेज, आपका एक्सपर्टाइज आप बोलिए, आपका एक्सपीरियंस बोलिए, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलिए, आपका मेमोराइजिंग कैपेसिटी आप बोलिए, या फिर चीज़ों को समय पे याद रखने की क्षमता, इसको शायद हम लोग IQ कहेंगे। देखिए, अभी भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे आजू बाजू में कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मुझे जो स्पॉन्टेनियसली सूझ रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मुझे अगर सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है तो मैं बात कर पाऊंगा क्या बिना कुछ देखे? आपके सामने एक स्क्रीन आती है, स्क्रीन पे 3 4 पॉइंट्स लिखे होते हैं और मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जब तक मुझे वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया है, तो क्या मैं उसके ऊपर बिना देखे, बिना फंबल किए बात कर पाऊंगा? नो डाउट अबाउट दैट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्जेक्ट, एंड इट इज बेसिकली योर IQ इन जनरल, यू कैन से। अभी EQ क्या हो जाएगा हमारे सेंस में? देखिए, बहुत बार क्या होता है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, पर जब हम एकेडमिशियंस किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी, रिसोर्स पर्सन करके हम लोगों को किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है एक्सपर्ट टॉक के लिए, और हमारा जो रोज का एनवायरनमेंट है, यानी हमारा खुद का कॉलेज, हमारे खुद के रेगुलर क्लासरूम, उसको छोड़ के नए एनवायरनमेंट में हम जब जाते हैं, तो एक जनरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है कि नए एनवायरनमेंट में हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस तो करते ही हैं। और उस वक्त अगर मैं वहां पे नए एनवायरनमेंट पे जाके, मेरे को बहुत अच्छा सब्जेक्ट नॉलेज, मैं बहुत अच्छी तैयारी करके गया हूँ, पर मैं अगर मेरे सामने ऑडिटोरियम पूरा खचाखच देख पा रहा हूँ और वो देख के अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ और सब तैयारी अच्छी होने के बाद भी मेरे पसीने छूट रहे हैं, हाथ को पसीना आ रहा है, मैं नर्वस हो रहा हूँ और मुझे चीजें याद ही नहीं आ रही है, यहाँ पे बात आती है आपकी EQ की। आपका IQ तो ठीक है, आपने तैयारी बहुत बेहतर की है, पर क्या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ठीक से मैनेज कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर ना हो? देखिए, हमने तैयारी बहुत की है, प्रेजेंटेशन PPT बहुत अच्छा बनाया, अच्छा खासा टाइम दिया है, पढ़ा बहुत है, तैयारी इन जनरल फिजिकल ना, कपड़े प्रेस करने में, धोने में, ये सब अच्छी खासी तैयारी हमने कर ली, पर जिस दिन हमारा लेक्चर है उस दिन अगर हम नर्वस है, एंजाइटी होना जरूरी भी है, पर वो एंजाइटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस इतना भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप जो करने आए वो शायद कर ही नहीं पाए। यानी इस यहाँ पे EQ कम्स इनटू प्ले, हाउ सक्सेसफुली और हाउ बेटर यू कैन मैनेज योर इमोशंस। कि आप नर्वस होना, इट इज वन ऑफ द इमोशंस, और उसकी वजह से अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू आर लैकिंग योर EQ। EQ इज मोर अबाउट हम हमारे इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, सो दैट हमारा परफॉर्मेंस मैनेज ना हो, और हम जो करने आए, हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, क्या वो अचीव करने में हमारे इमोशंस बीच में आ रहे हैं, और क्या हम वो इमोशंस को सक्सेसफुली मैनेज कर पा रहे हैं, सो दैट आपको मालूम है नर्वस है, दैट इज ओके बॉस,
2 3 4 5 सेकंड में भी आज जब लेक्चर शुरू किया, अभी मालूम है ना 1000 के ऊपर वर्कशॉप्स हो गए, पर इट इज नॉट ओनली रिवर्स फॉरवर्ड ना। ऑडियंस नहीं है, मुझे लेक्चर तो फिर से बोलना ही है ना, मुझे तो बोलना ही है। पहले 3 4 5 सेकंड सभी नर्वस होते हैं, पर अगर वो नर्वसनेस की वजह से मैं अगर बात नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर में, तो फिर आप बोलेंगे कि यार किसको इनवाइट किया आपने लेक्चर के लिए, एंड ईयर आफ्टर ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजर्स विल नेवर कॉल मी, है ना। तो आप आपके इमोशंस को कितने स्मार्टली मैनेज करते हो सो दैट आपका परफॉर्मेंस हैम्पर ना हो। EQ इज मोर अबाउट दैट, ये वन ऑफ द डेफिनेशन है। आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IQ जनरली टेस्ट किया जाता है। 12वीं के बाद के एग्जाम्स हो या ग्रेजुएशन के बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, सभी स्कूल्स में फोकस जो है वो EQ डेवलप करने में जनरली होता है कि क्लासरूम में जो पढ़ाना होता है, सब्जेक्ट नॉलेज देने में या फिर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स कराने में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ना कि इन दिनों अभी शुरुआत तो हो गई है, इवन स्कूल लेवल पे भी आजकल कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स वगैरह ये सब मॉड्यूल्स आ तो रहे हैं, पर उसको कितना वेटेज आज दिया जा रहा है वो फिर से एक चर्चा का विषय है। हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे इंटेलिजेंस की, जो आज की कोर थीम भी है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कंसेप्ट जो है ये नया तो नहीं है। 1964 में ऑफिशियली ये टर्म कॉइन की गई, पर इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, 1914 टू 1919, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। और उसी दौरान जो सैन्य की ट्रेनिंग होती थी, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में, तो उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि वो सब तो ठीक है, गन वगैरह चलाना और वेपन्स को चलाना, दैट इज ऑल द मोर इसेंशियल स्किल, पर उस वक्त जो सिचुएशन वहां पे रहेगी उसको मैनेज करने के लिए एक कॉम्पिटेंसी होना सैन्यों में जरूरी है। आपने शायद बॉर्डर मूवी देखी होगी सनी देओल की, और उसमें अक्षय खन्ना जब पहली बार वो शूट आउट देखता है तो उस वक्त वो डर जाता है और फिर सनी देओल उसको समझाने की कोशिश करता है। और with that training is also required boss, and it is all about emotional intelligence, you can say कि how do you manage your emotions so that आपको खुद जाके भी तो गन चलानी है ना भाई वहां पे, तो दैट टाइम अराउंड यू शुड नॉट गेट शैटर्ड। आप अगर डर गए तो ऑफकोर्स शायद सीन कुछ और हो सकता है। तो दैट टाइम और ये चर्चा हुई थी, पर उस वक्त उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी को इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कहा गया था। ऑफिशियली ये टर्म जो है वो 64 में कॉइन की गई, और उसके बाद पॉपुलराइज जो हुई वो हुई 19 मिड 90s में, 90 टू 93 के बाद जब डेनियल गोलमन सर की किताब आई। और उसके बाद इंडिया में आते आते जो मैंने पहली बार सुना इमोशनल इंटेलिजेंस के Dismore. बारे में, सुरेखा मैडम थोड़ा सा म्यूट करा प्लीज। ये टर्म मैंने 2005 के आसपास सुनी, और गेस्ट लेक्चर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उस वक्त मैंने इस पर्टिकुलर विषय के बारे में सुना, समझा और मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दिया था। और नागपुर में अभी भी स्टूडेंट लेवल पे इसको लेके इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं भी लेक्चर्स ले रहा हूँ, वर्कशॉप्स ले रहा हूँ स्टूडेंट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सो दैट ये कंसेप्ट उनको भी उतना ही काम का है। आज ना ऑनेस्टली स्टूडेंट तक पहुंचना, मैं तो आ ही रहा हूँ प्राध्यापकों को क्यों इम्पोर्टेंट है, पर हमारा जो डोमेन है स्टूडेंट्स और हमारा करियर, ये दोनों में EQ प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्टूडेंट लेवल पे ये क्यों जरूरी है, आज ना कॉर्पोरेट्स जो है वो EQ मेजर कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि TCS अगर एप्टीट्यूड टेस्ट ले रही है, तो उसी के साथ साथ वहां पे अगर आप सक्सेसफुली स्क्रीन हो जाते हो पहले लेवल पे, तो सब्सिक्वेंट लेवल पे आपका जब इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, उसमें EQ चेक किया जा रहा है। मैं कुछ रियल लाइफ इंसिडेंसेस में, क्योंकि खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज हूँ MBA डिपार्टमेंट का, और 2003 से मैं काम कर रहा हूँ, लगभग अभी 20 साल हो गए मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट संभाल रहा हूँ, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो है वो मैंने बहुत करीब से देखी है। और मैं इंटरव्यू के पैनल का भी एक हिस्सा हूँ। ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी बहुत बार कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें इंटरव्यूज में, तो मैंने वो भी पैनल पे रहा और ये इंटरव्यू की प्रोसेस बड़ी करीब से देखी है।
ये मैंने नोटिस किया 2005 की इंसिडेंटली बात है। हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यूज चल रहे थे मेरे कॉलेज में, और एक बहुत बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल, जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, मार्केटिंग और सेल्स के प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज के लिए वो हमारे कैंपस में आए थे। इंटरव्यूज चल रहे थे और उसमें मैंने पहली बार नोटिस किया कि व्हाट मीन्स द नेचर ऑफ इंटरव्यूज हैज गॉट चेंज्ड। अर्लियर जो फोकस था, मार्क्स हो या सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर डिस्कस करना, मैंने देखा कि उसको, वो पार्ट तो है ही इंटरव्यू का, पर उसको, वो दैट वाज नॉट द ओनली पार्ट। कि मार्केटिंग की डेफिनेशन बताइए, मार्केटिंग में क्या क्या आता है, दैट इज ऑब्वियस पार्ट क्योंकि वो प्रोफाइल है, बट इंटरव्यू जो है वहां तक सीमित नहीं थे। मेरी स्टूडेंट्स के जब इंटरव्यू चल रहे थे, मुझे एक बंदे का इंटरव्यू अभी भी याद है। मैं अभी आपको नरेट कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने वो फ्लैश हो रहा है इंसिडेंट्स। मेरा स्टूडेंट था और हमारे कॉलेज का टॉपर था, तो ऑफ कोर्स आईक्यू वाइज तो बहुत बेटर था वो। उसको ऑफ कोर्स वो आके बैठा रूम में, और शुरू में कुछ जुज़वी सवाल हुए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वगैरह, और 3-4 सवालों के बाद एक क्वेश्चन उसको ये पूछा गया कि, उसका नाम लेने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। उसको पूछा गया कि बेटा, आप इमेजिन करिए कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, एंड आई हैव ऑफर्ड योर जॉब, और आपको मैंने नागपुर टेरिटरी ही असाइन किया, एंड आई एम योर इमीडिएट बॉस। आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और एक दिन जब आप काम पे आए, ऑफिस में आए, उस दिन मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दी कि आपको ये करना है दिन भर में। और फिर आप फील्ड पे निकल जाते हो, और फिर आप जब फील्ड पे काम कर रहे हो, तो उस वक्त फिर हेडक्वार्टर से, यानी मेरे भी जो बॉस है मुंबई में जो बैठे हैं, वहां से उनका आपको डायरेक्टली फोन आता है, और वो कहते हैं कि आपको ये चीजें अभी इमीडिएटली करनी है। तो सवाल ये है कि आप सुनेंगे किसका, आपके इमीडिएट बॉस का या बॉस के बॉस का? तो वो बंदे ने, आप भी इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा सोच सकते हैं, तब तक मैं नरेट करता हूँ। वो बंदे ने पॉज लिया, और पॉज लेके उसका जवाब कुछ ऐसा था कि सर, मैं तो उसी का ऑर्डर सुनूंगा जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में है। और ये जवाब सुन के मेरे बाजू में जो मैनेजर बैठे थे, उन्होंने मुझे मेरे पैर पे से टैपिंग किया कि यार वेल सेड। और उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई थी वो बच्चे को एग्जामिन करने की। और वो खुश भी थे, उन्होंने जताया नहीं, पर जैसे उन्होंने मेरे लैप पे टैपिंग किया था, तो मुझे समझ में आ गया था कि ही इज हैप्पी विद द आंसर। उन्होंने इमीडिएट नेक्स्ट सवाल किया कि बेटा, मैं और एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको। आपको मालूम है कि आज सवेरे 10 बजे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यूज हमारी कंपनी के, और आप घर से टू व्हीलर से निकले, आपकी बाइक से, और रास्ते में आप देखते हो कि एक लेडी का जो अकेली है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, और वो बुरी तरह घायल पड़ी है रास्ते पे, और आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो लेडी को अटेंड करेंगे, या आप इंटरव्यूज के लिए आ जाएंगे? उसने फिर से एक पॉज लिया, और आप भी सोच सकते हो सवाल का जवाब। वो बंदे ने एक पॉज लिया, और उसका आंसर कुछ इस तरीके से था कि सर, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि एक्सीडेंट के स्पॉट पे मेरे अलावा कोई और है क्या जो वो लेडी को अटेंड कर रहा है। तो अगर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, एंड देयर आर इफ सपोज सो मेनी पीपल टू अटेंड ऑन हिम, तो मैं वहां से निकल के डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा। पर अगर वहां पे कोई नहीं है, और मैं अकेला ही हूँ कि जो वो लेडी की हेल्प कर सकता है, तो फिर मैं ऑफ कोर्स वो लेडी को अटेंड करूंगा, हॉस्पिटलाइज करूंगा, उसके मोबाइल से घर वालों का नंबर ट्रेस करके उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और वहां से फिर मैं लिंगे सर को एक फोन करूंगा, और उनको इन्फॉर्म करूंगा कि सर, ऐसा कुछ हुआ है, और मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तो काइंडली अलाउ मी टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। और मुझे मालूम है कि सर मुझे अलाउ कर देंगे। ये सवाल का जवाब मिलने के बाद ऑफ कोर्स उसका सिलेक्शन हो गया था, नो डाउट अबाउट दैट। और अच्छा खासा पैकेज, उस वक्त की बात है, 2005 की बात है, अच्छा खासा पैकेज उसको ऑफर हुआ था, और आज भी वो बंदा मेरे टच में है, लाइफ में बहुत बेहतर कर रहा है। इट इज नॉट ओनली अबाउट हिज मेरिटोरियस मार्क्स, रादर उसका IQ। उसके बाद भी उसने कुछ इंसिडेंसेस, जब वो जॉब उसने 2-3 साल में छोड़ दिया, उसके बाद अभी तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो ही इज इन स्टिल
इन टच विथ मी और लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा है पार्ट पार्ट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट लेवल पे भी ईक्यू होना जरूरी है, क्योंकि आज ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट तो बन ही गया है। पर आप आपके जॉब पे कितना बेटर, इट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग जॉब, इट इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग जॉब। आपने भी देखा होगा कि जॉब तो मिल जाते हैं पर जॉब टिक नहीं पाते हैं। जब भी कंपनीज रिसेशन जब आता है, स्लो डाउन आता है, इकोनॉमिक स्लम, तो कंपनी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि इनको निकालना चाहिए और इनको रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जॉब रिटेंशन इज अ बिगर चैलेंज टुडे। और मुझे लगता है कि ईक्यू हेल्प्स यू इन बोथ इन गेटिंग द जॉब एंड पॉसिबली इन रिटेनिंग योर जॉब एज वेल। बिकॉज रिटेंशन के वक्त जो चेक किया जाता है, ऑफकोर्स आपका परफॉर्मेंस तो देखा ही जाएगा, पर उस वक्त शायद आपका ईक्यू ज्यादा टेस्ट होता है। देखिए, इंटरव्यू प्रोसेस में शायद आपका आईक्यू पे ज्यादा फोकस होगा, आपका रेज्यूमे कितना इंप्रेसिव दिखता है। एक लाइन में बता रहा हूं मैं, आईक्यू कैसे देखेंगे, आपका रेज्यूमे कितना इंप्रेसिव दिखता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आईक्यू। और आपका रेज्यूमे इंप्रेसिव है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। और शायद आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। इसका एक बॉटम लाइन निकलता है कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर आपको एटलीस्ट इंटरव्यू का कॉल आने के लिए जो हेल्प कर सकता है वो शायद आईक्यू। और ईक्यू तो तब तक प्ले में भी नहीं आता है जब तक आप इंटरव्यू नहीं देते हो। यानी क्या, ईक्यू ऐसे स्किल्स है जो किसी आदमी में है ऐसा बिल्कुल पता भी नहीं चलता, और खास करके ये पेपर पे लिखने वाली चीज ही नहीं है कि मेरा ईक्यू बहुत अच्छा है। यू कांट राइट दिस एंड यू माइट नॉट हैव सीन दिस हियर बिफोर इन एनी रेज्यूमे। पर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है, शायद आपके रेज्यूमे में आप ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करते हो कि आपके एकेडमिक क्रीडेंशियल्स क्या रहे हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शंस मिले हैं, आपने एडिशनल सर्टिफिकेट्स क्या किए हुए हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज क्या किए हुए हैं, आपने कितनी लैंग्वेजेस सीखी है, ये सब हम, आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है, ये सब हम लोग रेज्यूमे में हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शायद इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। ये बात होती है आईक्यू की। तो आईक्यू हेल्प्स यू इन गेटिंग द कॉल फॉर इंटरव्यू, रादर शायद आगे जाके आपका सिलेक्शन भी हो जाए, बट ईक्यू हेल्प्स यू इन रिटेनिंग योर जॉब एंड इम्पोर्टेंटली इन ग्रोइंग ऑन योर जॉब। आईक्यू उसके बाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो ईक्यू को लेके मैं थोड़ी और चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि यही रादर कोर टॉपिक। इसके बाद और भी क्वेश्चंस है, पर देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल से 20 मिनट है मेरे पास और। तो जैसे मैं बता रहा था, ईक्यू जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस का परिमाण है और इसकी टेस्ट आती है। जैसे आईक्यू की टेस्ट होती है, वैसे ही ईक्यू की बहुत सारी टेस्ट है। आप अगर साइकोलॉजिस्ट के किसी कांटेक्ट में होंगे, इनके पास टेस्ट होती है, और वो कुछ नहीं, टिक मार्क वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री टाइप के अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उसका एक कंपोजिट स्कोर निकलेगा। और वो स्कोर के रेंजेस होते हैं कि अगर जो भी है आपका 45 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आपका IQ इतना, लाइक वाइज। तो आईक्यू की तरह ही इसको मेजर किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। अभी चर्चा ये होती है कि ये मेजर किया जा सकता है, तो क्या जिसका IQ कम पाया गया है क्या उसका IQ डेवलप भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखते क्वेश्चन आंसर में शायद हम लोग और ज्यादा चर्चा करेंगे। मैं 5 मिनट रख रहा हूँ आपके लिए। पर फिलहाल ईक्यू यानी क्या, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईक्यू मैं कहता हूँ ये जनरल स्मार्टनेस है। जनरल स्मार्टनेस का मतलब है, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे आजू बाजू में लोग हैं कि जो शायद पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, पर एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे लगते हैं हमको। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, डेली लाइफ में जिनके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, शायद वो स्कूल में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, कॉलेज में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, पर उससे बात करने में बहुत मजा आता है। यही में उसका ना जनरल सेंस ऑफ ह्यूमर, जनरल स्मार्टनेस, सिचुएशंस को मैनेज करना, कोई चीज कहीं पे रुक गई है तो शायद आपको, इफ सपोज कोई एक छोटा सा फंक्शन है और आपको एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप अपने कॉलेज के स्टाफ की, और आपको शायद बस चाहिए, तो ये एक ऐसा बंदा होता है कि उसको कुछ भी पूछो उसके पास सब कॉन्टेक्ट्स होते हैं। अच्छा, बस चाहिए क्या, ठीक है मैं फोन लगाता हूँ। अच्छा, स्नैक्स चाहिए क्या, ठीक है मैं लगाता हूँ, फोन करता हूँ मैं। ये इनको ना जनरल स्मार्टनेस बहुत होता है, जुगाड़ू जिसको कहते हैं ना, इनके कॉन्टेक्ट्स बहुत होते हैं। भले ही क्लासरूम में ये बहुत ज्यादा बेटर नहीं किए, पर जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हैं। इनका ना सोशल एक्सेप्टेंस शायद बहुत ज्यादा होता है। सोशल एक्सेप्टेंस है ना, सोशल लाइकेबिलिटी आप बोल सकते हो। इन जनरल इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग होती है, इनसे बात करने में मजा आता है, लगता है इनके साथ ज्यादा टाइम बिताए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि यार कब जाएगा ये, है ना? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे कांटेक्ट में कि बात करते हुए हम लोग थकते नहीं है, पता नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया, और लगता है हम लोग कि इनके साथ और ज्यादा वक्त बिताए। मुझे लगता है वो लोगों का ईक्यू ज्यादा बेटर होता है। अभी ईक्यू यानी क्या, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें किताबों से अगर समझने की कोशिश करोगे ईक्यू क्या है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। पर मैं जो आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ ना, ये जो लोगों के एग्जाम्पल दिए शायद आपने आइडेंटिफाई कर लिए होंगे कि मेरे लाइफ में तो हाँ यार ये बंदे हैं, ये बंदा है, राधा एक हाथ तो याद होगा ही। हाँ सर, जैसे आप नरेशन कर रहे हो ये बंदा तो है मेरे कांटेक्ट में, मैं बोल रहा हूँ बस उसी को थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करोगे ना, उसकी क्वालिटीज को लिस्ट आउट कर लोगे तो शायद समझ में आ जाएगा मैं ईक्यू यानी क्या बोल रहा हूँ। इनमें जनरल स्मार्टनेस बहुत ज्यादा होता है, इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग होती है, इनके कम्युनिकेशन हो या एक जुगाड़ू वृत्ति हो, यू नो, इनके पास ना सॉल्यूशन का हल होता है, इनके पास कोई समस्या का हल होता है, सॉल्यूशंस होते हैं क्विकली, ये कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने के लिए ना बड़े सामने रहते हैं, यानी आपको अगर किसी को भी इन जनरल, आपका एक सिंपल सा ग्रुप है उसमें अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो सबसे पहले उसको अटेंड करने वाला शायद वो बंदा होता है। उससे भी बड़ी बात, देखिए, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बना, इफ सपोज पिकनिक का ही, आपके कॉलेज के स्टाफ रूम की बात कर लीजिए, थोड़ा सा एक पल भर के लिए इमेजिन करिए कि कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठे हैं और कुछ छुट्टियां आ रही है लगती, तो आप छोटा सा एक दिन का पिकनिक प्लान कर रहे हो, और अचानक से सब प्लान बन रहा है और अचानक से एक बंदा आके कहता है कि यार मेरा नहीं जम पाएगा ना, और वो बंदे ने कहने के बाद शायद पूरा प्रोग्राम ही फेल हो गया है, और आप बोल रहे कि यार ये नहीं आ रहा तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, बाद में जाएंगे। मुझे लगता है ये जो आदमी है ना, ये ईक्यू का चलता फिरता पैकेज है बस। क्योंकि सभी को लगता है कि यार ये बंदा रहना चाहिए, यार तू नहीं रहेगा तो क्या मजा आएगा यार। यानी आपको लोग मिस कर पा रहे हैं, और वो क्यों कर पा रहे हैं, वो शायद आपकी पर्सनालिटी वैसी है। मैं बात कर रहा हूँ ईक्यू इज योर पर्सनालिटी, इट इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, इट इज योर लाइकेबिलिटी, इट इज योर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, आप कहेंगे, आप कह सकते हैं इसको। और ये जो बंदा है ना, जिसकी वजह से शायद वो प्रोग्राम ही पोस्टपोन हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि यार तू पार्टी में नहीं है तो मजा नहीं आएगा। आप भी देखेंगे किसी शादी में आप गए हो, आपके ग्रुप में से सब लोग जमा है और आप एक ही बात कर रहे हैं, यार ये नहीं आएगा। आप मिस कर रहे हो वो बंदे को, यार वो आएगा तो मजा आएगा यार। है? वो जो बंदा है ना, मुझे लगता है यार वो चलता फिरता पैकेज है आपके ईक्यू का। और वो चलता फिरता पैकेज में इसलिए बोल रहा हूँ, उसके जो ट्रेड्स है उसको थोड़ा सा लिस्ट आउट करने की अगर कोशिश करें, मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें, मैं बता रहा हूँ आपको उसमें से। अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है ईक्यू एक प्रकार का कॉम्पिटेंस है। डिफिकल्ट सिचुएशन को अगर आप कूल रह के मैनेज कर पा रहे हो और वो कॉम्पिटेंसी आपके पास है, तो माना जाता है कि आपका ईक्यू बेटर है। आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को किस तरीके से मैनेज करते हो। देखिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस में दो चीजें होती है, एक तो आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, या फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, और रोना धोना ऑल। और उसी सिचुएशन को टैकल करने वाले कुछ लोग होते हैं जो शांति से चीजों को समझने की, सिचुएशन को समझने की और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और शायद निकाल भी लेते हैं। मुझे लगता है ये जो दूसरा पार्ट है ना, वो जिसके पास है उसका ईक्यू शायद बेटर होता है। एक रियल लाइफ घटना बता रहा हूँ मैं, अपने ही टीचिंग फ्रेटर्निटी को लेके। एक स्कूल के बच्चों की पिकनिक गई थी, नागपुर की घटना है, आपने शायद पेपर में पढ़ा भी होगा। और छोटे बच्चों की पिकनिक थी, और आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाई वाई लगा के लेके गए थे पिकनिक में। और जब ये बच्चे स्लाइड्स पे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चा जब स्लाइड कर रहा था, उसको उसका टाई जो है, नेक टाई जो है, वो कहीं फंस गया ऊपर, और ही वॉज हैंगिंग एक्चुअली। और ऑफ कोर्स फिर भगा दौड़ी हुई और वो बच्चे को नीचे उतारे, उसका टाई निकाला, जहाँ कहीं भी फंस गया था, पर उसके जो गर्दन है वो ये हो गई थी, और थोड़ा सा इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड हो गया था वो। और उस वक्त फिर भाग दौड़ हो गई, उसमें जो भी टीचर्स वगैरह थे वो घबरा गए थे वो बच्चे की हालत देख के। और वो ऑफ कोर्स उन्होंने उनके घर वालों को सबसे पहले इन्फॉर्म किया वो बच्चे के कि ऐसा ऐसा हुआ है। पर इंसिडेंटली पिकनिक थी तो नागपुर से थोड़ी दूरी पे था स्पॉट, तो घर वाले पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया। और वहां से फिर उसको ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में जब लेके गए, तो डॉक्टर का कहना यह था कि थोड़ा जल्दी लेके आते तो शायद बच्चा बच सकता था।
देखिए सिचुएशन को शायद शायद मुझे लग रहा है ये पेपर में पढ़ा था मैंने, यहाँ पे ईक्यू कम्स इनटू प्ले बॉस। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो, शायद इसको हम ईक्यू कहते हैं। शायद बच्चे की जान भी बच सकती थी। तो बहुत सारे घटनाएं हैं, मैं एग्जांपल्स तो दे ही रहा हूँ रियल लाइफ के। देखिए हम लोग वर्क प्लेस की बात करते हैं। एक कैप्शन जो मुझे हाल ही में मिला था, फेसबुक पे मिला था मुझे, एक कैप्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसमें कैप्शन ये था कि व्हाई पीपल चेंज जॉब्स, कि कर्मचारी जॉब क्यों छोड़ते हैं, उसका कारण क्या है। अगर ये स्टैटिस्टिक्स मैंने नहीं दिखाया होता और ईक्यू की अगर चर्चा नहीं हुई चल रही होती तो आपने मुझे डेफिनेटली ये बोला होता कि पैसों के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जॉब छोड़ते हैं ज्यादा सैलरी के लिए। पर वो कारण है ही नहीं। आप देख रहे, ये स्टडी हुआ था, इसमें 75% पीपल चेंज देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस एंड देयर कलीग्स। बॉसेस के साथ ना जमना या फिर कलीग्स के साथ ना जमना, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। लोगों का कहना यह है कि भाई 4 पैसे कम मिले तो भी चलेगा, पर भाई इंसानों की तरह बर्ताव तो करो। है ना। ऑफिस में जो माहौल है वो अगर हंसी खुशी का है, 4 पैसे कम मिले तो भी चल जाता है। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। ईक्यू यहाँ पे आके रुकता है बॉस। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये ह्यूमन इंटरेक्शंस के प्रॉब्लम्स है। और ह्यूमन इंटरेक्शंस में कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से आदमी जिसके लिए जॉब कर रहा है पैसों के लिए, वो छोड़ के वो कहता है कि नहीं होना यार तुम्हारा पैसा, मैं जा रहा हूँ। गेटिंग में, भले मैं 4 पैसे कम में काम करूंगा पर रात को मुझे आराम से सोना है बहुत शांति के साथ, बिल्कुल ना। और मेरे ख्याल से हम में से सभी की टेंडेंसी भी शायद यही है। और ये एक बड़ा कारण लगता है कि लोगों का बॉसेस के साथ या सहकारियों के साथ न जमना। और यहाँ पे इक्यू कम्स इनटू प्ले। आपके आपके सहकारियों के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, वो बात करता है आपका ईक्यू कितना है, आपका और अगले का भी। अगर दोनों का अंडरस्टैंडिंग बेटर है, हाँ यार, 4 लोग एक साथ आए तो डाइवर्सिफाइड व्यूज आना बिल्कुल संभव है। पर क्या उसकी वजह से रिलेशंस खराब करना? नहीं। और ईक्यू का और एक मुझे जस्ट अभी स्ट्राइक हुआ कि बहुत सारे लोगों को ना कहना नहीं आता है। मेरा भी एक दोस्त है, ना कहना नहीं आता है, कि उसको वो चीज पट नहीं रही है। कोई आके एक काम बता रहा है पर उसको वैल्यू सिस्टम में वो चीज नहीं बट रही कि नहीं करना चाहिए, पर वो अगला हर्ट ना हो उस तरीके से वो उसको ना कहना ही नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों का ईक्यू ईक्यू कम होता है। मैं बता रहा हूँ पहचानेंगे कैसे। कुछ लोग ना, हमारे भी इंटरेक्शंस होते हैं डेली लाइफ में, और हम लोग भी किसी को अगर कुछ काम बताते हो, अगला हमको ना कहता है पर इस तरीके से कि हम लोगों को बुरा नहीं लगता, ठीक है भाई मैं दूसरे किसी को बताता हूँ। दिस इज अवर अप्रोच। मुझे लगता है अगले ने जो हमको ना कहा है, जिस तरीके से कहा है, शायद उसका ईक्यू जो है, मैंने हमको बिना हर्ट किए अगर वो अगला रिफ्यूज कर रहा है आपका प्रपोजल, तो ऑफकोर्स मुझे लगता है वो बंदे का ईक्यू शायद ज्यादा बेटर है। मैं कुछ कैप्शंस और दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं बता भी रहा था कि अलग अलग प्रोफेशन में इक्यू लेवल का इम्पोर्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे मैंने बताया बॉटम लाइन की, जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, पब्लिक इंटरफेस, जैसे मैंने बैंक के एग्जांपल्स दिए कि बैंक पे जो क्लरिकल स्टाफ है जिनका इतने सारे लोगों के साथ डेली लाइफ में इंटरेक्शन हो, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ, तो उनका ईक्यू ज्यादा होना स्वाभाविक है। हम सब टीचर्स, हमारा ईक्यू ज्यादा होना स्वाभाविक है। डॉक्टर्स, वकील, इन लोगों का ईक्यू बहुत ज्यादा होना स्वाभाविक है। वही बात, कोई बंदा अगर इन हाउस जॉब कर रहा है, या फिर कोई अकाउंटेंट है कि जिसका बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ने वाला आम पब्लिक के साथ, यानी उसका उसका बॉस और उसके शायद 2-4 सहकारी, इसके अलावा उसका बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं होने वाला आम लोगों के साथ, तो उसको ईक्यू इतना ज्यादा नहीं रहा तो भी चल जाता है। उसका आईक्यू ज्यादा होना चाहिए, उसको अकाउंटेंसी आनी चाहिए बस। उसको जो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के लिए बोला गया है, वो स्किल उसके पास होनी चाहिए। उसके सिवा तो वो जॉब ही नहीं कर पाएगा। पर हाँ, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर होना चाहिए। जरूरी नहीं है बात ही नहीं करनी है ना, आपको तो बस पेपर पेन लेके आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो उस वक्त फिर या लोगों को समझना, यू नो कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग आते हैं उनको हैंडल करना, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। हम भी देखेंगे हमारी क्लासरूम में कितने अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं ना।
उनको मैनेज करते आने के लिए ईक्यू होना स्वाभाविक है। स्टूडेंट्स की मानसिकता समझना कि हम लोग को अभी तो ओवर द पीरियड हम लोगों को भी एक नैक तो डेवलप हो चुका है ना कि आज बच्चे जो है वो मूड में नहीं लग रहे बस पढ़ने के तो हम पता चल जाता है, जो अच्छे टीचर्स हैं उनको पता चल जाता है कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, बच्चों का मूड क्या है आज। अगर गैदरिंग आने वाला है तो 8-10 दिन पहले से ही वो माहौल होना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निकल टॉपिक्स नहीं करने चाहिए। हमने ओवर द पीरियड डेवलप किए ये चीजें कि अगले को समझ लेना। तो यहाँ पे ईक्यू ज्यादा लगता है जहाँ पे आपके आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स कोई अगर बना रहा है, आईटी फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, कि जो कुछ कोडिंग कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका अपना अपना काम, अपना अपना कंप्यूटर लेके बैठते हैं, बहुत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, तो उस वक्त उनका ईक्यू ज्यादा नहीं रहा तो भी चल जाता है। उनका आईक्यू ऑफ कोर्स बहुत तगड़ा होना जरूरी होता है। अभी मैं डिस्कशंस थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ ईक्यू क्या है समझाने के लिए। मैं चेक कर रहा हूँ टाइम क्या हो रहा है। 10 मिनट तो है मेरे पास, चर्चा आगे लेके जाते हैं। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि जो बच्चा स्कूल लाइफ में क्लास में बहुत अच्छा है, क्लास में ना उसके मार्क्स एग्जाम के बहुत अच्छे हैं, तो क्या आगे चल के लाइफ में वो सक्सेसफुल होता ही है क्या? हाल ही में, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा था, नागपुर का ही है। उसका विषय कुछ ऐसा था कि वो बंदे ने, वो जो भी जर्नलिस्ट था ना, सैल्यूट बॉस, और ये विषय तो मेरे दिमाग में बहुत सालों से चल रहा है, और वो बंदे ने किया। विषय ये था, वो जो जर्नलिस्ट था उसने ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जो 10वीं और 12वीं में मेरिट आए थे। और आपको भी मालूम है कि जो स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं दूसरे दिन पेपर में उनके इंटरव्यूज आते हैं कि आगे जाके वो क्या करने वाले हैं। और आपको भी मालूम है कि कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई बोलता है मैं एविएशन में जाऊंगा। लाइकवाइज, अभी ये बंदे का कहना ये था जिसने आर्टिकल लिखा था कि इन्होंने उस वक्त तो कहा था कि ये करेंगे, तो उसने यही चेक किया था, वो लोगों को ढूंढा उसने जो मेरिट में आए थे, और वो चेक किया गया कि वो आज लाइफ में क्या कर रहे हैं। और उनके उनके फिर से उसने एक आर्टिकल तैयार किया था, नाम नहीं छापे थे उसने, जिस किसी से वो मिला था, ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहिए। और उसका कहना ये था कि जो लोग मेरिट में आए थे, मैंने देखा कि वो सबके सब तो सक्सेसफुल नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर या इन टर्म्स ऑफ लाइफ, आप बोल सकते हो। यानी जो बंदा क्लासरूम में बहुत बेहतर कर रहा है, जरूरी नहीं आगे जाके वो लाइफ में बहुत बेहतर करेगा। दिस वॉज द बॉटम लाइन। हाँ, ऐसा भी नहीं जरूरी है कि जो लोग मेरिट में आते हैं वो सबके सब भी लाइफ में फेल होते हैं। ये भी एग्जाम्पल्स उसने दिए हैं कि जो मेरिट में आए थे उस वक्त वो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं उनके लाइफ में, पर ऐसा नहीं कि सबके सब बेहतर कर रहे हैं। यानी क्या, आपके मार्क्स के अलावा शायद कोई एक चीज होती है जो आपके करियर या फिर लाइफ सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है, और शायद वही चीज ईक्यू होती है। डेनियल गोलमन सर का कहना यह है, जो उन्होंने किताब लिखी, पहली किताब जो मैंने आपको दिखाया था, व्हाई ईक्यू मैटर्स मोर देन आईक्यू, दिस वाज द टैगलाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। और उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट किया है, उसी किताब की बात कर रहा हूं मैं। उसमें ये लिखा है डेनियल गोलमन सर ने कि किसी भी पर्सन के लाइफ सक्सेस में आईक्यू कंट्रीब्यूट्स ओनली 20%, एंड रेस्ट ऑफ दी 80% आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईक्यू। तो ईक्यू का कंट्रीब्यूशन लाइफ सक्सेस में ज्यादा होता है। मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा ना डिस्कशन को और आगे लेके जाते हैं। हम सब हमारी एग्जांपल्स देखते हैं। आप, मैं कह रहा हूँ इसलिए पल भर के लिए जस्ट आप अपने स्कूल डेज याद करिए, और आप याद करिए कि आप स्कूल लाइफ में खास करके जब आपको समझ आ गई थी, और जो मेमोरीज आप रिकॉल कर सकते हैं, शायद मेरे ख्याल से हाई स्कूल याद रह जाता है, 10वीं याद रह जाता है सबको। कि आप जस्ट याद करिए कि 10वीं में आपकी क्लासरूम को इमेजिन करिए, और आप सोचिए कि आप कहाँ बैठते थे, और शायद पूरी क्लास ही याद आ जाएगी। कुछ चेहरे धुंधले धुंधले याद आएंगे, और ये तो पता चल जाएगा कि सामने के बेंचेस पे कौन बैठता था, मिडल बेंचेस पे कौन, और लास्ट बेंचर्स कौन थे। ये तो याद रहते, एक एक दो दो एग्जाम्पल्स तो भी याद आते होंगे। और अभी चेक करिए
क्रेडिट गोज टू फेसबुक एंड व्हाट्सएप की आज रीयूनियंस भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो शायद हमारे क्लासमेट्स हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी होंगे। मैं डिस्कशन ये छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप याद करिए कि आपके क्लास के आपके ही बैच में जो फर्स्ट बेंचेस पे बैठते थे, और हमारे वक्त डेफिनेशन तो यही थी कि फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले होशियार लोग और बैक बेंचर्स यानी जिनका आईक्यू कम है या फिर जिनको एग्जाम में कम मार्क्स आते थे, वो शायद बैक बेंचेस ऑक्यूपाइड करते थे। उस वक्त तो भी वो वैसा था, यहाँ से 20-25 साल पहले तो भी पार्ट अपार्ट। अभी क्वेश्चन ये है कि फ्रंट बेंच पे जो बैठते थे, क्या वो सबके सब लाइफ में सक्सेसफुल है, और उसके उल्टा क्या बैक बेंचर्स जो थे क्या वो सबके सब अनसक्सेसफुल है? तो जवाब आपको मिक्स मिलेंगे। आप ऑनेस्टली ये एग्री करेंगे कि सर जो फ्रंट बेंचेस पे बैठते थे, हाँ उसमें से कुछ लोग तो सक्सेसफुल है पर सबके सब तो नहीं। और एग्जैक्टली उसके उल्टा कि बैक बेंचेस में से शायद कुछ लोग अनसक्सेसफुल होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सबके सब ही बैक बेंचर्स अनसक्सेसफुल है। रादर मुझे अगर मेरा आप पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो बिना स्कूल का नाम लिए मैं ये बता सकता हूँ, एक जनरल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, और मेरे सभी मेरे जो बैचमेट्स थे है लगभग सभी टच में है, तो मैं ये ऑब्जर्व किया हूँ कि मैं खुद भी बैक बेंचर ही रहा हूँ। मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा थी उन दिनों, शायद वो एक रीजन था। अ, मैं खुद बैक बेंचर होने की वजह से मेरे साथ जो लोग बैठते थे, मैंने देखा है कि बैक बेंचर्स मेरे क्लास के तो मैक्सिमम लोग बिजनेस में गए, और फ्रंट बेंचर्स मेरे क्लासरूम के जो मुझे मालूम है वो मैक्सिमम लोग जॉब में गए हैं। ये एक मैंने तो नोटिस किया है बॉस। और इंसिडेंटली जो लोग बिजनेस में है वो ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो सिर्फ कमाना, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लाइफ में सक्सेसफुल है, पर मैं जस्ट एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। सो ये जो चीज है ना, इसमें ईक्यू ज्यादा मैटर करता है। बैक बेंचर्स के पास जो शायद ज्यादा सैलरी कमा पा रहे, बिजनेस पे शायद बेहतर कर रहे, उसका एक कारण हो सकता है कि इनके कॉन्टैक्ट्स, इनका नेटवर्क और इनको दुनियादारी की समझ, बॉटम लाइन दैट इज व्हाट ईक्यू इज। इन्होंने शायद बैड एक्सपीरियंसेस इनको ज्यादा है बिजनेस करने वालों को इनिशियल फेजेस में आते हैं, और जिसकी वजह से शायद ये टफ होते हैं। इनका ना नेटवर्क बहुत साउंड, नेटवर्क है ना, क्या मैं सोशल नेटवर्क बोल रहा हूँ। इनके ना काम रुकते नहीं है, किसी ना किसी तरीके से इनकी पहचान की वजह से काम हो जाते हैं। ये बड़ा मेरे ख्याल से ट्रेट है ईक्यू वालों का, जिनका ईक्यू हाई होता है, और प्रॉब्लम के लिए इनके पास सॉल्यूशन होता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बॉस। ये फ्रस्ट्रेटेड कम लगते हैं, रादर प्रॉब्लम को देखने का समझने का तरीका इनके पास शायद थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, जिनका ईक्यू ज्यादा होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने को है। हाँ 2:55 हुए हैं, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो। ये विषय है, इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से आगे और भी मैं 2-4 घंटे तो आराम से बात कर पाऊंगा, क्योंकि अभी स्लाइड्स तो जस्ट शुरू हुई है मेरी। कंटिन्यू कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हम लोगों ने 1.5 घंटे में कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। प्रीति मैडम, ओवर टू यू। येस सर, येस, थँक्यू सो मच सर. काही क्वेश्चन्स आहेत का? मॅडम पुन्हा एक लेक्चर व्हायला पाहिजे मॅडम सरांचं. ओके. हो मॅडम, सरांचं एक लेक्चर व्हायला हवं परत. सरांचं लेक्चर व्हायला पाहिजे यस मॅडम. मैम, यस मैम, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. सर ये फेसबुक क्रेडिट पर मेरा लेवल नहीं है मैडम. है, लेवल आपका वीडियो जो था वो स्टिल हो गया था एकदम. कट हो रही क्या फिर वीडियो बंद? आपको अभी कुछ क्वेश्चन्स है की सर को ये वाला पार्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलना है? सर कसं करायचं? आता लगेच कंटिन्यू करायचं म्हणतो? नाही सर, आता नाही, नेक्स्ट म्हणजे नेक्स्ट सेशन मध्ये. हो घेता येईल ना, काही प्रॉब्लेम नाही. घेता येईल, अजून 1.5-2 तास तर सहज बोलता येईल या विषयावर. ठीक आहे ना सर, आपण या टॉपिकला पुढच्या सेशन मध्ये जे आपण सॅटर्डेला ठेवलंय ना, त्यामध्ये पहिले याला कंटिन्यू करून घेऊया सर, आणि मग ते रिसर्च वाला त्याच्या नेक्स्ट वीक मध्ये आपण प्लॅन करू. चालेल ना, क्वेश्चन चालेल. चालेल? विचारू काय? हा सर, विचारा असं प्लीज. नेटवर्क चेंज करते हो सर. सर, इक्यू हाच जीवनातला यशाचा पाया आहे. हे हे गोलमनचं पण म्हणणं होतं सर. हो. आणि शायद याचे जे जनक आहेत इक्यूच्या संदर्भात,
मूळ संकल्पनेचे जे जनक आहेत, ज्याला जॉन मेयर आणि पीटर सॉल्व्हो यांनी जे मांडलं त्यांनी सुद्धा विरोध केला होता सर. तर आपलं पण म्हणणं गोलमनतेच म्हणण्यासारखं आहे का? सर फक्त EQ नाही सर, खूप सारे क्वेश्चन्स असतात. आणि सर ऑनेस्टली सांगू का, हे जर थोडंसं टेक्निकॅलिटीज बाजूला ठेवल्या आपण, EQ IQचं सोडून, मला काय वाटतं, एक EQ ही एक टर्म आहे सर, जी कदाचित गोलमन सर म्हणा किंवा मेयर सर म्हणा यांनी कॉइन केलेल्या आहेत. आणि काय आहे सर, ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज ज्या आहेत त्या या पाश्चिमात्य संस्कृतीतनं आलेल्या आहेत. पण याच्याही आधी जर तुम्ही इंडियन ओरिजिन मध्ये जर पाहाल, EQ अस्तित्वात आहे, फक्त आपल्याला याचं नाव नव्हतं माहिती. अगदी लहानपणापासून आपल्यावर जे संस्कार झालेले आहेत सर, घरात म्हणा किंवा शाळेत म्हणा, ज्या गोष्टी आपल्याला सांगण्यात आलेल्या आहेत, रामायण महाभारताच्या म्हणा किंवा अकबर बिरबलाच्या म्हणा किंवा तेनाली रामाच्या म्हणा किंवा ज्या काही स्टोरीज विक्रम बेताळाच्या म्हणा, या स्टोरीज मध्ये जो कोणी हिरो होता ना, तो हिरो जो आहे तो एक मोठं पॅकेज आहे EQचं सर. आपण त्याला हिरो का म्हणतोय सर? कारण तो एक चालता फिरता पॅकेज आहे सर EQचं. फक्त आपल्याला हे माहिती नव्हतं की कदाचित याच्यामध्ये ज्या क्वालिटीज आहेत यालाच EQ म्हणतात. एक सर्वांगीण पर्सनॅलिटी ज्याला म्हणतो ना, तो एक EQचा भाग झाला. आणि EQ हे नाव तिथे देणं, तिथे काय सर, पाश्चिमात्य देशांमध्ये आपल्या इथे जो सहज संबंध असतो ना शेजाऱ्याशी म्हणा किंवा इन जनरल सोशल लाईफ मध्ये, तिकडे पाश्चिमात्य देशांमध्ये इतकं सहज नसतं सर, की तुम्ही असं कोणाच्याही घरी जाऊन बसू नाही शकत. तुम्हाला अपॉइंटमेंट घ्यावं लागते. म्हणजे इतकं सहज नाही आहे. आपल्या इकडे कसं, मित्राची आठवण आली, उचलला फोन, लगेच फोन केला, काय करतो, मग चौकात जाऊन भेटणं आणि बराच वेळ गप्पा मारत बसणं ना. तिकडे असं नाही असतं. तिथे इव्हन कुत्र्याच्या फिरवायची वेळ पण फिक्स असते, की त्यावेळेला जर तुम्ही त्यांना डिस्टर्ब केलं ना, तर ते तुम्हाला मना करतील, की नाही बा, ही माझ्या कुत्र्याची वेळ आहे 10 मिनिटं, याच्यामध्ये मी काहीच नाही, एक कॉलही अटेंड नाही करणार. तिकडे हे सगळं सगळं चालतं सर. पण आपल्या इकडे हे जे सोशल संबंध ज्याला आपण म्हणतो ना, हे खूप जास्ती आहेत. आपल्या इकडे सोशल बिलॉंगिंगनेस म्हणा किंवा शेजार धर्म, ह्या टर्म सुरुवातीपासून चालत आलेल्या आहे आणि हे सगळं EQचे ट्रेसेस आहेत सर. पण तिकडे एवढं सहज सोपी नव्हतं. पण त्या लोकांना वाटलं की हे सोशल इंटरॅक्शन्स याचं सुद्धा जीवनामध्ये खूप महत्व आहे, म्हणून त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा खूप प्रपोगंडा केला सर. पण आपल्या इकडे या सगळ्या गोष्टी सुरुवातीपासूनच आहे आणि रादर आपल्या घरच्यांनी, जी आपली पिढी आहे म्हणतोय सर मी, आपल्या लोकांची जी पिढी आहे याच्यामध्ये मार्कांना कधीच महत्व नव्हतं सर, म्हणजे खूप जास्ती. म्हणजे असं म्हणतात ना, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात. लहानपणीच घरच्यांनाही कळून गेलेलं असायचं की हा म्हणजे अकॅडमिक्स मध्ये किती चांगला किंवा किती वाईट आहे, हे तेव्हाच कळून गेलेलं असायचं. त्यामुळे कोणी असं अभ्यास कर किंवा त्यासाठी मागे लागायचे नाही. पण आपल्याला जे छोटे मोठे कामं सांगण्यात आले की जा बेटा दळण घेऊन ये, हे 4थ्या वर्गात, कदाचित आपण सगळ्यांनी 4थ्या वर्गातच दळण आणलेलं आहे, भाज्या त्यावेळेला, किराणा आपण हे त्यावेळेला केलेलं. पण आपले मुलं आजही ग्रॅज्युएट झाल्यावर इतक्या सहजासहजी आपण त्यांना हे कामं सांगू शकत नाही कदाचित. तर आपल्याकडे ना सुरुवातीपासून आपल्या कल्चरमध्ये म्हणा किंवा आपले जे पूर्वज आहेत त्यांनी EQवरच फोकस केलेला आहे, जे कदाचित अजूनही इतक्या ओपनली माझ्यासारखं कोणी कदाचित बोलत नाहीये. पण हे पाश्चिमात्य देशातनं हे कन्सेप्ट आले म्हणून आपण याचा खूप उदो करतो आहे. खूप जास्ती डिस्कशन आणि वर्कशॉप आणि एक फॉर्मल ट्रेनिंग होऊ शकतं याचं, हे त्या लोकांनी बिंबवलं आपल्यावर. पण रादर मला वाटतं आपल्या घरातनंच ही ट्रेनिंग तर केव्हा सुरू होऊन गेलेली आहे सर. आणि आपण आपल्यामध्ये जे काही ट्रेड्स आहेत, जी काही पर्सनॅलिटी आहे आपली आणि जे एक स्वभाव बनलेला आहे ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला जे इनपुट्स आलेले आहेत किंवा जे संस्कार घडलेले आहेत त्याच्यामध्ये EQचा खूप मोठा भाग आलेला आहे. कारण आपल्याला जे, सर आपण जॉनी जॉनी येस पप्पा नाहीच शिकलेलो सर कधी, आणि मला तर आजही ती पोएम येत नाही सर. आपल्याला जे काही शिकवल्या गेलं लहानपणी किंवा ज्या काही कथा आपल्याला होत्या किंवा जे धडे होते ना, त्या सगळ्यांमध्ये आपल्याला EQ शिकवलेला आहे सर. म्हणजे एक मुलगी विहिरीत पडते आणि ते कदाचित तुम्हालाही आठवत असेल, एक धडा होता आपल्याला, एक मुलगी विहिरीत पडते आणि ती शेवटपर्यंत तिला काहीतरी एक सहारा मिळतो, ती तो सोडत नाही आणि मग ती ती सिच्युएशन खूप व्यवस्थित मॅनेज करते. म्हणजे प्रत्येकच धड्यामध्ये असे काही इनपुट्स होते की ज्याच्यामध्ये त्या हिरोईक सिच्युएशन जी दाखवली आहे त्याच्यामध्ये EQलाच प्रमोट करण्यात आलेलं आहे सर. त्याही वेळेला आपल्याला खूप जास्त असं IQचं धडे नाही दिलेले. तर हे सगळं आहेच, आपल्या संस्कृतीमध्ये आहेच, पण ते तिकडनं येत आहे म्हणून आपण या गोष्टींची खूप जास्ती चर्चा करतोय. पण अदरवाईज इंडियन ओरिजिनमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी फार पूर्वीपासून मला आढळतात आणि त्याचे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत सर. आपल्या इकडले जे हिरो झालेले आहेत ना आपल्या मातीतले,
ते सगळे खूप मोठा पॅकेज होते सर EQचे. त्यांचे जर एक एक एपिसोड, एक एक्झाम्पल जर आपण कन्सिडर केला आणि डिस्कशन केले ना सर, कितीतरी पैलू उलगडू शकतात त्यांच्या पर्सनॅलिटीमधनं. बळीराम हो सर. सर, तुम्ही सायकोलॉजीचे प्राध्यापक आहात का? हा नाही सर. माझं थोडं ते अत्युच्च गोडबोले सरांचं जे बुक्स आहे ते हा. अधूनमधून वाचत असतो. खूप छान लिहिलंय त्यांनी मनात या बुक्स मध्ये. आणि त्यांचं करेक्ट. किमयागार पण खूप छान पुस्तक आहे. बिलकुल ते पण आहे माझ्याकडे, तर ते वाचत राहतो. खूप छान बिलकुल. डिस्क्रिप्शन केलंय त्यांनी. पण करेक्ट करेक्ट. सर तुमचं परत एक सेशन जर झालं तर आम्हाला खूप आनंद वाटेल. हो, नक्की सर, नक्की ठेवूया आपण. हे सेशन चांगलं होण्यामागे माझं खूप कमी कॉन्ट्रीब्युशन आहे सर. हे त्या विषयाचं वैविध्य म्हणा किंवा त्याच्यामध्ये जे काय म्हणतात त्याला, जे इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत ज्या कदाचित आपल्यापर्यंत अजून इतक्या व्यवस्थितपणे अनफोल्ड नाही झालेल्या, मला वाटतं मॅजिक ते आहे त्या आजच्या विषयाचं. जे म्हणजे किंवा आजचं माझं जे लेक्चर तुम्ही कदाचित ऍक्सेप्ट केलं ऍज अ स्पीकर मला, तर मी मगाशी म्हणालो की मी काही सायकोलॉजिस्ट नाही आहे किंवा याच्यावर माझा खूप गाढा अभ्यास आहे असं नाही आहे. पण त्या विषयाची जी ताकद आहे ना आणि त्याचा जो इम्पॉर्टन्स आहे आजच्या डेटला, त्याचा जो रिलिव्हन्स आहे, याचं ते क्रेडिट आहे सर. आणि हे मला वाटते इव्हन आपल्या मुलांपर्यंतही आता या वयातच ह्या गोष्टी पोहोचायला पाहिजे, की EQ एक महत्वाचा ट्रेट आहे. आणि बघू आता आपण जसं मॅडम पण म्हणतात आहे, की आपण याला अजून एक्सटेंड करूया पुढल्या एखाद्या सेशनमध्ये. तर त्यावेळेला मी अजून चर्चा करीलच. बरेच रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स आहेत माझ्याकडे. निश्चित निश्चित मॅडमला आमचा पण आग्रह राहील. हो सर, नक्की नक्की कंटिन्यू करूया आपण ओके. हे सेशन. ओके. सर पुढल्या अजून- सेशनला थोडे इंटरव्ह्यू स्किल बद्दल सांगाल. बरं बरं. इंटरव्ह्यू स्किल म्हणजे ऑफकोर्स इंटरव्ह्यू मध्ये EQचा काय इम्पॉर्टन्स, त्या अनुषंगाने मी चर्चा करेल थोड्या वेळ, एक अर्धा तास. येस सर, येस. अजून काही प्रश्न आहे? हॅलो हॅलो. येस सर. हा सर, म्हणजे EQ म्हणजे मला वाटतं थोडाफार पार्ट असंही म्हणजे असू शकतो की नाही तर म्हणायचं, पण ते कळलं पण नाही पाहिजे आणि नोचा उपयोग सगळ्यात जास्त कमी व्हायला पाहिजे. आणि तेव्हाच कुठे थोडा इंटरनल कॉन्फिडन्सही बिल्ड होतो आणि EQ थोडं बेटर व्हायला लागेल. आणि ही सगळ्यात मोठी भीती आहे की आपण नाही म्हणू शकत आणि त्या बर्डन मध्ये बरेचसे कामं करावे लागतात आणि IQ 0 होऊन जातो आणि EQ पण 0 होऊन जातो त्या. हॅलो. आपको सर की आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो. नाही मॅडम. नो मॅडम. नहीं मैम, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही. हाँ हाँ, एक अच्छा. मिनिट वेट. सर आता येतोय आवाज, बोलाल? हा सर जसं म्हणत होते, म्हणजे हा हा. आपण जेव्हा नाही म्हणतो तर समोरच्याला हर्ट न करता जर तुम्ही नाही म्हणू शकत असाल तर त्याला कदाचित इकू म्हणतो आपण. त्याच्यावर एक हितवाद मध्ये आर्टिकल पण आला होता. तुम्हाला माहिती आहे हितवादला एक सप्लिमेंट येते संडेला, इन्साइट नावाची. त्या इन्साइट मध्ये एक पूर्ण आर्टिकल आलं होतं की हाऊ टू से नो विदाउट हर्ट समवन. बरे EQचा उल्लेख होता. तर इन शॉर्ट मी जे काही वाचलेला लहानपणापासून मध्ये जे EQशी संबंधित मला एक्झाम्पल्स दिसले किंवा जो डेटा दिसला, तो बस मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. I now request Dr. Manisha Madam to kindly propose vote of thanks. थँक्यू मॅडम. डॉक्टर आशिष लिंगे सर यांनी आपल्याला इमोशनल इंटेलिजन्स विषयी अगदी रिअल लाईफचे एक्झाम्पल्स देऊन अगदी सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला ही कन्सेप्ट क्लिअर करून सांगितलेली आहे. त्यांनी IQच्या सोबतच EQ का बरं जरुरी आहे हेही त्यांनी समजावून सांगितलेलं आहे. जर आपल्याला आपल्या लाईफमध्ये सक्सेस व्हायचं असेल तर IQ तर जरुरी आहेच, पण IQ सोबत EQ जरुरी आहे. कारण कुठेही जॉबला जरी जायचं म्हटलं तर तिथे पण आपला EQ बघितला जातो. आपल्याला कुठली सिच्युएशन दिली जाते त्याच्यानुसार आपण कसं वागतो, काय उत्तर देतो ते पण बघितलं जातं.
आणि आपण तर एक टीचर आहोत, लेक्चरर आहोत. आपल्यामध्ये IQ तर आहेच, कारण PhD लेवल किंवा नेट सेट आपण पास झालेलो आहोत. पण IQ सोबत आपल्याला जिवंत क्लास आपल्याला कंट्रोल करायची असते. म्हणून आपला EQ पण चांगला असणं आवश्यक आहे, कारण मुलांच्या भावना जाणून घेणं खूप आवश्यक आहे, कारण क्लास कंट्रोल हे एक चॅलेंज असतो शिक्षकांच्या समोर. आणि जर आपण आपल्या इमोशन्सला कंट्रोल करू शकलो, मॅनेज करू शकलो, तर त्याचा EQ खूप चांगला आहे असं समजण्यात येतो. तर अशा प्रकारे आशिष सरांनी आपल्याला खूप सोप्या आणि छान एक्झाम्पल्स देऊन आपल्याला इमोशनल इंटेलिजन्स समजून सांगितलेलं आहे. याच्यासोबतच त्यांनी दिलीप सिंग आणि अच्युत गोडबोले सरांची पुस्तकं पण सांगितले की ती पण आपण वाचायला पाहिजे, कारण यात पण दैनंदिन जीवनातली भरपूर उदाहरणं देऊन त्यांनी EQ समजून सांगितलेलं आहे. तर सरांनी आपल्याला एवढं छान नॉलेज दिलं त्याबद्दल UGC HRDC नागपूरतर्फे मी त्यांचे आभार मानते. तसेच माझे हे जे सहयोगी मित्रमैत्रिणी आहेत यांनी पण सरांना रिक्वेस्ट केली आहे की पुन्हा हे लेक्चर व्हावं. याचा अर्थ सरांचं जे कन्सेप्ट सांगण्याचं जे कौशल्य आहे ते खूप छान आहे. म्हणून सगळ्या सहयोगींनी पुन्हा रिक्वेस्ट केलेली आहे. त्याबद्दल मी सरांचे खूप आभार मानते आणि प्रीती धार्मिक मॅडमचे पण आभार मानते की त्या वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य करतात, आमच्या चुका समजून घेतात आणि आम्हाला प्रेमाने सांभाळतात. म्हणून मी माझ्यातर्फे आणि माझ्या सगळ्या सहयोगी मित्रमैत्रिणींतर्फे प्रीती मॅडमचे पण आभार मानते आणि ज्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सहयोग दिलेला आहे या सर्वांचे मी आभार मानते आणि हे सेशन इथे संपले असे जाहीर करते. थँक्यू मनीषा मॅडम. थँक्यू डॉक्टर आशिष सर. मॅडम. या सर So thank you all the सॅटर्डेला participants. बिलकुल मॅडम. सॅटर्डे 11 वाजता आहे ना? येस सर, सॅटर्डेला 11 वाजता. सॅटर्डेला 11 वाजता आपल्याला EQ कंटिन्यू करायचं आहे. हा सर, हेच आपण कंटिन्यू करू आणि पुढलं मग मी जेव्हा यांचा रिसर्च सुरू होईल ना त्यावेळेस मग आपण रिसर्चशी रिलेटेड घेऊया सेशन्स. ठीक आहे मॅडम. ओके, थँक्यू वन्स अगेन सर. ओके, थँक्यू मॅडम. थँक्यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. सी यू सून. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं. मैंने सारे इंस्ट्रक्शन सुबह ही बता दिए थे. सो यू डू योर वर्क. जो भी आज के असाइनमेंट्स दिए हैं, रिपोर्ट दिया है, वो आप लोग सबमिट करिए. हम कल सुबह मिलेंगे 7:15 बजे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू मॅडम. यस, थैंक यू.